कहानी की स्टार्टिंग में हमें ड्रामे की फीमेल लीड जिया को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही इनोसेंट काइंड हार्टेड गर्ल है। काम पे जाते हुए अपने साथ एक लकी चार्म तो ज़रूर ही लेके जाती है और काम में है भी काफ़ी डेडिकेटेड। अगर हमारे हीरो की बात करें तो मार्शियस एक कंपनी का प्रेसिडेंट है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट किस्म का बंदा है। इसे हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए, अगर ना हो तो बस अगले बंदे की तो शामत इसके हाथों आ ही जाती है। इसकी लाइफ में कोई और चीज़ इम्पोर्टेंट हो या ना हो, परिवार तो है ही सही। अब ये इतना ज़्यादा खड़ूस क्यों है, कभी स्माइल नहीं करता है और इवन के प्यार पे तो बिल्कुल विश्वास रखता ही नहीं है। ऐसा क्यों है उसके बारे में हमें फिर बाद में पता चल ही जाना है। हमारी चिया को तो शेफ़ बनने का बहुत ज़्यादा शौक है, कंपनी में भी मज़े मज़े के खाने बनाया करती है। इवन के इनकी कंपनी बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग भी करने वाली थी, सो उससे पहले ही ये लोग रिहर्सल वगैरह भी करते हैं। अब जैसे ही इसकी अपने बॉस पे नज़र पड़ती है तब तो इसकी हार्ट बीट ना सिर्फ फास्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी फील करने लगती है। अब जैसे जैसे ही बॉस इसके क्लोज आते जाते हैं, ये तो हर काम में कोई ना कोई तो गड़बड़ी कर ही देती है। अब उनको देखने के बाद ही इसकी ऐसी सिचुएशन क्यों हो जाती है उसको जानने के लिए तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो फर्स्ट डे कंपनी में आई थी तो इसे यहाँ पे हायर करने वाला कोई और नहीं बल्कि मार्शियस का ही अंकल मिस्टर रिचर्ड थे। उन्हें तो ये लड़की काफ़ी क्यूट लगी थी। इधर ही एक लड़की जिसका नाम के संध्या होता है सबको बता रही होती है कि मैंने सुना है कि हमारी कंपनी में वॉशरूम्स में एक बहुत ही ठरकी किस्म का बंदा आया हुआ है, लड़कियों की फ़ोटोज़ क्लिक करता है, कहीं वो हमारी साइड पे ही ना चलाए। लेकिन अंकल इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं कि हो सकता है कि ऐसी बुरी बुरी सी न्यूज़ लोगों ने फैला दी होंगी कंपनी में। नेक्स्ट डे से हमें एक शो में दिखाया जाता है जहाँ पे ये ठोंस ठोंस के खाना खाती है, काफ़ी फूडी गर्ल है। इसे यहाँ पे बुलाने वाली कोई और नहीं बल्कि इसकी ही फ्रेंड जैन होती है, जो कि एक टीवी शोज़ कंपनी में ही जॉब करती है। इसके बाद ही सीधा उसे एक रेस्टोरेंट पे लेके आई थी, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव तो था, लेकिन गर्ल्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ के शेफ़ राय को देखने के लिए ही आई होती हैं। वो होता जो काफ़ी हैंडसम है। यहाँ का खाना तो चिया को बहुत ही पसंद आता है। जिस तरह से वो उस शेफ़ की तारीफ़ कर रही होती है, ये भी चुपके चुपके से खड़ा सुन ही रहा था और उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि फ़र्स्ट टाइम ही एक लड़की ऐसी है जो कि मेरे खाने की इतनी तारीफ़ कर रही है। अब रात के वक्त ही अंकल ने चिया को जो हायर किया था कंपनी के लिए, उसकी वीडियो अपने भांजे को सेंड कर देते हैं। हमारा हीरो तो उसकी ये क्यूट क्यूट सी हरकतें देख के काफ़ी स्माइल कर रहा होता है कि ये बहुत ही स्वीट गर्ल है। जैसे ही कंपनी में कुछ काम के सिलसिले में आया था तो हमारी क्यूट सी हीरोइन ने तो उसे देखा ही नहीं हुआ था कि आखिर को मेरा बॉस कैसा दिखता है, और बस फिर क्या था, वो समझ लेती है कि शायद वही वाला जो कि वॉशरूम्स में लड़कियों की पिक्चर्स बनाता है ठरकी इधर फिर रहा है। उसने सिक्योरिटी गार्ड को भी बुलवा लिया था। ये अपना काम करके जैसे जा रहा होता है तो अचानक इसकी नज़र चिया पे पड़ जाती है। वो तो इसे पहचानता था, लेकिन ये तो अपना हथियार उठा के सीधा ही उस पर वार कर देती है, जिसके बाद ही उसके माथे पे तो बहुत ही बुरी तरह से चोट लग गई थी। वो इसके पीछे भागते हैं और अचानक ही चिया फिसल के गिर जाती है। बाद में सिक्योरिटी गार्ड अंकल के थ्रू जैसे इसे मालूम होता है कि यही तो हमारे बॉस हैं, अब तो इसकी शामत आने वाली। ये उनसे बहुत सारे अपोलोजाइज़ करती है कि मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। लेकिन इतनी आसानी से वो माफ़ नहीं करने वाला था। बस यही रीज़न था कि जब भी वो बॉस को अपने आसपास देखती है तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है कि कहीं फिर से बस इनके हाथों में शामत ना आ जाए। यहाँ पे इसके सामने ही बैठ जाते हैं कि ये जो तुम रिहर्सल कर रही हो, आज मैं बैठ के देखूंगा, तुम्हारी जो भी गलतियाँ होंगी वो निकालूंगा। इसके अंकल कहते हैं कि कभी स्माइल भी कर लिया करो, हर वक्त बस ऐसे ही बुरा सा फेस बनाए रखते हो। ये स्माइल करने की कोशिश करता है और ये देख के हमारी चिया को तो बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है, और बस फिर क्या था, फिर इस काम को ख़राब कर देती है। वीडियोस को बनाते बनाते अपने प्रोडक्ट्स की ये तो एडवर्टाइजमेंट भी करते ही हैं, और इस वक्त इसके हाथ में पेन को देख के हमारे हीरो को अपनी चोट याद आ जाती है, जो कि काफ़ी बुरी तरह से लगी थी। मार्शियस ने अभी भी उसे माफ़ नहीं किया था। अपने क्लाइंट्स को इंटरटेन करने के लिए वो चिया को ही साथ लेके आता है। उन्हें निहारी काफ़ी पसंद थी, लेकिन इस रेस्टोरेंट के उन्हें वो वाला टेस्ट नहीं आता है जो कि एक दफ़ा अपनी वाइफ के साथ आए थे और उन्होंने वो खाई थी। यहीं पे अचानक ही चिया की नज़र अपने एक सीनियर पे पड़ती है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। अभी भी उसे उतना ही पसंद करती है जैसे कि पहले करती थी, कि ये तो बहुत ही जेंटल है वगैरह वगैरह।
अब जैसे ही वापस मुड़ती है तो एक वेटर से टकरा जाती है और उस वेटर के हाथ में जो खाना था वो सीधा हमारे हीरो के ऊपर लगता है। अभी यही कम नहीं था, ये अब फिसल के सीधी उसके ऊपर ही गिर जाती है और इसके हाथ में जो प्लेट थी खाने वाली वो भी सारा का सारा खाना हमारे हीरो पे ही गिर गया था। वो बेचारा तो बस इससे बहुत ज़्यादा तंग आता है कि ये पता नहीं मेरी लाइफ में लड़की आ तो आ कहाँ से गई। खैर अपने बॉस को खुश करने के लिए अब मज़े मज़े के खाने भी बनाती है। इवन कि ये भी सोचने लगी थी कि इस तरह से मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूँगी और बॉस ज़रूर मुझे ही चूज़ करेंगे, लेकिन वो तो हर वक्त बस इसे डांटता ही रहता है। उसने तो साफ मना कर दिया था कि अभी भी तुम्हें और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मैंने तुम्हें चूज़ नहीं किया। ये बेचारी बहुत ही अपसेट होकर जैसे ही जा रही होती है तो अचानक इसका लकी चार्म नीचे गिर जाता है, जो कि इसके बॉस के शूज़ के साथ ही अटक गया था। उसे निकालने की कोशिश तो कर रही होती है लेकिन अचानक ही इनकी लिफ्ट ख़राब हो जाती है। ये तो और ज़्यादा घबरा गई थी कि बस मेरा लकी चार्म यहाँ पे नहीं है ना, तो ये सब उसी वजह से हो रहा है। और अपने बॉस के सर पे काला बादल देख के तो इसे लगता है कि ज़रूर ये बॉस ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनलकी है। जब भी मेरे पास होते हैं मेरे साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो ही जाती है। तभी अचानक ही शुक्र है कि इनकी लिफ्ट खोल दी गई थी, सारा काम बिल्कुल ठीक से हो गया था। इधर इसका भाई जिसका नाम के शैनजुन है वो अपने घर पे ही अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी बेटी को ही लेके आ गया था और ग्रैंड माँ उसके इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं होती हैं कि वो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खैर अब ये जैसे तैसे करके अपनी ग्रैंड माँ को मना लेती है और ये भी कहती है कि भाई उससे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, क्या है अगर वो हमारे घर में रह लेगी तो। चलो फाइनली अब ग्रैंड माँ ने परमिशन दे ही दी थी और अपनी इतनी ज़्यादा हेल्प करने पर शैनजुन अपनी बहन को बहुत बहुत थैंक यू बोलता है। अपनी शर्ट पे लगे दागों को देख के इस बेचारी को फिर से अपनी पुरानी यादें ही ताज़ा हो गई थी कि जब वो खाना गिरने की वजह से इसकी शर्ट पे दाग लग गए थे, वो अभी तक साफ़ ही नहीं निकले थे और यही कुछ हाल हमारे हीरो को भी था। खैर वो इसे पैसे देता है कि तुम अपने लिए न्यू शर्ट बाय कर लो। जैसे ही वो अपने लिए कुछ ड्रेस बाय करने के लिए आई होती है तो फ्री में उसे कुछ एसेसरीज़ वगैरह भी मिल जाती हैं और ये सारी कुछ तो वो अपनी फ्रेंड जैन से ज़रूर शेयर करती है। अब जैसे ही ड्रेस पहन के बाहर निकलती है तो देखती है कि सामने से बॉस ने बिल्कुल ऐसा सा ही पहना हुआ है। मीन का ये इनका कपल आउटफिट बन गया था और वो इससे भड़कता हुआ चला जाता है कि क्या तुम्हें यही चीज़ पसंद आई थी। यार यहीं पे जाते जाते उसकी नज़र फिर से अपने सीनियर पे पड़ जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड तो इसका बहुत मजाक उड़ाने लगी थी कि ना पहले कभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना था और ना अब ऐसी ही बात है ना। ये कह देती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। वह अचानक ही इसे अपने बॉस को देख के आइडिया आता है। उसे हनी कहती हुई जैसे उसके पास दौड़ती है तो उसकी शक्ल देखने वाली वो तो फिर इसे रिजेक्ट करता हुआ चला ही गया था कि आखिर तुम खुद को समझती क्या हो। ये तो उनके सामने बहुत ही एम्बेरस फील करने लगी थी। एक्चुअली में इसके हाथ में रेड रिबन बंदा देख के उसकी हालत ख़राब हो गई थी। मीन के हमारे हीरो को रेड कलर से बहुत ज़्यादा नफरत है। वो जहाँ कहीं भी देखता है उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। कुछ देर ही बाहर स्पेंड करने के बाद जैसे उसकी तबीयत ठीक होती है तो वो वापस आ गया था और इन दोनों की सेम ड्रेसेस को देख के क्लाइंट्स को लग रहा होता है कि जैसे हो ना हो ये दोनों कपल ही हैं। और वो इसकी गर्लफ्रेंड की काफ़ी तारीफ़ भी करते हैं कि वो बहुत ही क्यूट सी है एंड नाइस भी है। इसे उनके पास छोड़ के वहाँ से चले ही गए थे कि हम अपने प्रोजेक्ट की बात बाद में करेंगे। अभी भी इनके साथ कोऑपरेशन करने के लिए वो तैयार ही नहीं हो रहे होते हैं। ये तो इसका बहुत ही बुरा हाल कर देती है। इवन कि उसके ऊपर इसने वॉमिटिंग भी कर दी थी, जिसके बाद ही हमारे हीरो की तो शक्ल देखने वाली होती है। खैर अब नेक्स्ट हमें ये भी दिखाया जाता है कि शेफ़ फ्राई की इन दोनों से ही बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। ऐसा क्यों था। और इवन कि ये भी कहते हैं कि जो लास्ट टाइम मैंने निहारी बना के तुम्हें दी थी वो क्या सबको पसंद आ गई थी। ये कहती है कि हाँ सबको पसंद आ गई थी। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये जब अपने बॉस से अपॉलोजाइज करने आई थी कपड़े ख़राब करने के लिए तो वो यहाँ पे कह देते हैं कि ऐसे माफ़ी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसके लिए पूरा कंपनसेट करना पड़ेगा। वो जो हमारे न्यू क्लाइंट्स हैं उन्हें जो भी निहारी पसंद है बिल्कुल वैसा सा टेस्ट तुम उनके सामने लेके आओगी। ये बेचारी बहुत ही परेशान हो गई थी। अब उस शेफ़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है कि वो मुझे सेम वही निहारी बना के देंगे, लेकिन सामने से उसे पता चलता है कि वो तो अभी इधर है ही नहीं। और यहीं पे ही हमें शेफ़ रे को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम की फ्रेंड की बेटी को ही घुमाने के लिए लेके आया था, लेकिन उसका बुरा हाल होता है कि आखिर को तुम मुझे ऐसी जगहों पे क्यों लेके आ सकते हो।
और जैसे ही इसकी नज़र इन दोनों पे पड़ती है तो ये समझती है कि शायद शेफरे अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। बातों ही बातों में ये भी जिक्र कर दिया है कि मैं तो एक शेफ़ को ढूंढने के लिए आई थी जो कि वो बहुत अच्छे से निहारी बनाते हैं। ये कह देते हैं कि वो तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, वैसे सी मैं तुम्हें बना के दे दूँगा। सो फिर क्या था, फ़ौरन ही दोनों वापस आते हैं और बहुत ही प्यार से वो इसके लिए वही निहारी बनाने लगा था, जो कि इसे तो काफ़ी पसंद आती है। मुझे लगता है कि हमारे क्लाइंट्स खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में इसे क्लाइंट्स के पास ही दिखाया जाता है और वाकई में ये क्लाइंट तो यहाँ पे इमोशनल ही हो गया था कि इसका टेस्ट तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अपनी वाइफ के साथ ही मैं खाने के लिए आया था। सो वो इनके साथ प्रोजेक्ट पे साइन करने के लिए मान जाता है और ये सुनते ही मार्शियस तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। सो बैक टू दी प्रेजेंट, इसकी फ्रेंड तो इसके कान खींच लेती है कि तुम मेरे पीछे से इस शेफ़ से मिलने के लिए आई थी और मुझे बताया तक नहीं। आइंदा के बाद जब भी इससे कोई काम होगा हम दोनों साथ में ही आएंगी। जैन शेफरे को पसंद करने लगी थी, इसलिए चाहती थी कि बस कोई ना कोई मुझे बहाना मिल जाए और मैं इससे मिलने के लिए आ भी जाया करूँ। अब इसने फिर से लाइव स्ट्रीमिंग के लिए रिहर्सल करना स्टार्ट कर दी थी। जो भी खाने बनाती है इसके बॉस को तो बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, वो तो रिजेक्ट कर देते हैं कि तुम्हें फिर से कोई नई डिश ट्राई करनी चाहिए। जिया अपने खड़ूस बॉस को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि उसे पैसे कमाने थे, कहीं और जॉब तो मिल नहीं रही थी। और इवन के इसकी फैमिली पे जो बहुत ज़्यादा कर्ज था उसे चुकाने के लिए इसके डैड भी पार्ट टाइम जॉब्स करते थे। ये चाहती थी कि बस जैसे तैसे हो सके अपनी फैमिली का बर्डन कुछ तो मैं कम करूँ। चैन जून अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है, तभी तो उसने उसकी बेटी को भी बर्दाश्त कर लिया था। वो तो यही चाहता है कि मैं इन्हें कंफर्टेबल लाइफ दे सकूं। जैन तो जिया की बेस्ट फ्रेंड होती है, इवन कि वो तो अक्सर इसके घर में रहने के लिए भी आ जाया करती है। अगर जैन से हो सके तो वो फाइनेंशियली भी इन्हें काफ़ी सपोर्ट भी किया करती है। अब ऑफिस में जैसे अगले दिन इनकी नज़र पड़ती है कि वो एक लड़की से मुस्कुरा के बातें कर रहा है तो ये हैरान होते हैं कि कहीं ये उनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। वेल ऐसी बात नहीं थी, वो अंकल रिचर्ड की बेटी रिचल थी जो कि इस वक्त अपने कज़न से कोई फेवर मांगने के लिए आई थी। सो ये वहाँ से चले जाते हैं। इसे अपनी पड़ जाती है कि कहीं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बॉस इसी लड़की को ही तो चूज़ नहीं करने वाले हैं, फिर मेरा क्या बनेगा। इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि निहारी बना के लाने पे भी बॉस इससे खुश नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि चलो मेरे साथ अभी एक और काम निपटाने के लिए भी जाना है। उनके क्लोज आते ही इसकी तो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। बाहर आने के बाद इसे कहता है कि वो जो सामने शॉप वाले हैं वो बिल्कुल हमारे जैसे ही प्रोडक्ट्स बना के बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बस तुमने काउंट करना है कि दिन में उन्होंने कितनी सारी सेल्स वगैरह की हैं। अचानक जैसे इसकी नज़र खाने वाले स्टॉल पे पड़ती है तो इसका बड़ा दिल करता है वो खाने के लिए। ये उसे एक्सक्यूज़ करके जाने लगा था कि मुझे एक काम है, मैं वो करके आता हूँ। तभी उस शॉपकीपर की नज़र इस पे पड़ गई थी कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या हम पे नज़र रखी हुई है। ये बेचारी दुम के भाग जाती है, लेकिन अचानक इसके पाँव पे चोट लग गई थी। एक गाड़ी के सहारे आके बैठ जाती है। तभी ऊपर से हमारा हीरो भी आ चुका था कि तुम्हें क्या हुआ, यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो। जैसे ही नोट करता है कि इसके पाँव पे चोट लगी है, फ़ौरन इसे गाड़ी में बिठाने के बाद ही इसकी चोट पे मसाज करने लगा था। ये सब कुछ देखते हुए जिया को बहुत ही अच्छा लगता है। वह वो जो खाना इसके लिए लाया था इसे दे देता है। ये देखते हुए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी कि थैंक यू बॉस। बैक टू दी प्रेजेंट, अब यही सोच रही होती है कि तब तो वो खुश हो गए थे ना मुझसे, फिर क्यों चाहते हैं कि मेरी जगह पे किसी और को ही लाइव स्ट्रीमिंग के लिए रख लें। रिचल ने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया था, इवन कि स्कूल भी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फाइन आर्ट्स की ही तालीम हासिल करना चाहती थी। और ये जैसे ही अपने कज़न को बताती है तो वो हैरान के डैड को अगर पता चल गया ना तो इस तरह से पता है ना तुम्हारी कितनी इंसल्ट हो सकती है। वो कहती है कि कोई बात नहीं है, आप है ना सारा मामला संभाल लेंगे ना, और वैसे भी उन्हें इस चीज़ की खबर होनी ही नहीं चाहिए। जैसे ही उसे अपनी ड्रेसेस दिखा रही होती है, ये सब कुछ देखने के बाद ही उसकी हालत ख़राब, क्योंकि उसने रेड जो देख लिया था। अब जैसे ही यहाँ पे नज़र जिया की पड़ती है तो वो हैरान होती है कि बॉस को क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों खड़े हुए हैं। जैसे उन्हें देखने के लिए जाती है वो तो जिया को हक कर लेते हैं। तभी भागती हुई रिचल भी आ गई थी कि क्या हुआ है तुम्हें। वो जैसे तैसे करके उसे गाड़ी तक लाते हैं और यहाँ पे मार्शियस कहने लगा था कि आज जो कुछ भी तुमने देखा है इसके बारे में किसी को भी मत बताना। ये बहुत घबराई हुई होती है कि क्या अभी तक आपको उस रेड कलर से डर लगता है, मीन कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ। अब ये भी कहती है कि आइंदा के बाद मैं कभी भी किसी को भी तंग नहीं करूँगी, प्लीज़ बस आप ठीक हो जाएं। वो फ़ौरन से ठीक होकर इसके कान में कहता है कि क्या सच। वो कहते हैं कि आपने तो मुझे डरा ही दिया था कि आप बिल्कुल ठीक है और बस ऐसे ही नाटक कर रहे थे क्या।
ये फिर से खाना खाने के लिए शेफ़ फ्राई के पास आती है और उसे कहती है कि क्या आप मुझे मज़ीद डिशेस बनाना सिखाएंगे। वो भी कह देता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। इससे तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए वो सब कुछ चाहिए होता है। अब अगले ही दिन इसके भाई ने इसे कोई गिफ्ट दिया था, वैसा सा ही कुछ बैग अपनी गर्लफ्रेंड को भी गिफ्ट करता है। वो खुश होती है, समझ रही थी कि जैसे कि ये किसी ब्रांड का है। अब जैसे ही बैले की नज़र चिया की पोस्ट पे पड़ती है तो एकदम सरप्राइज ही रह गई थी कि इसका मतलब है कि इसने जो मुझे बैग दिया है वो बिल्कुल फेक है, ब्रांड का नहीं है। क्योंकि ये इतना भी रिच नहीं है कि दो ब्रांडेड बैग्स को कैसे अफोर्ड कर सकता है। वह इस बात को लेकर इस पर बहुत ज़्यादा भड़क गई थी, इवन कि अपने रूम से भी निकाल देती है कि आइंदा के बाद यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर जैसे इसकी आँख खुलती है तो सामने से अचानक ही अंकल को देख के काफ़ी घबरा भी गया था। वो इसे पूछ रहा होता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी, आखिर को किसी अच्छे से डॉक्टर को जाके क्यों नहीं दिखा लेते, तुम्हें वहाँ पे चले जाना चाहिए ना। लेकिन वो नहीं मान रहा होता है। बातों ही बातों में अब जिया का भी जिक्र चली जाता है कि तुम उस लड़की को पसंद करने लगे हो ना। ये मना कर देता है। इनकी ये वाली सारी बातें तो रिचल भी खड़ी सुन रही थी। उसे अच्छा नहीं लगता है कि मेरा भाई किसी और लड़की को क्या पसंद करने लग गया। फिर इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है कि कैसे जब उसके पाँव पे चोट लगी थी तो वो इसे घर छोड़ने के लिए आया था। इसी बीच ही उसने देख लिया था कि उसके पापा कौन है। अब जैसे ही उसने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया था कि मुझे चिया की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब की सब निकाल के अभी दिखाओ। अब जैसे ही उसने उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी थी तो ये सब देखते हुए उसे याद आता है कि ओ स्कूल लाइफ में जो नन्ही सी लड़की मुझे मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि चिया ही थी। ये उसका चाइल्डहुड क्रश होती है। ये तो अभी उसे न्यूज़ मिली थी। खैर फ़ौरन से ही अगले ही दिन वो उसके लिए कुछ खाना ही लेके जाने ही लगता है, लेकिन देखता है कि वो तो अपनी ग्रैंडमा से फ़ोन पे बात कर रही है। अब इसके खड़ूस बॉस के बारे में ग्रैंडमा को भी मालूम था। वो चिया से कह रही होती हैं कि अपने उस बॉस से जितना हो सकता है दूर रहा करो, और वैसे भी वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अनलकी है। ये सारी बातें सुन के मार्शल्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे ही नोट करता है कि ये सीढ़ियों पे जाके कोई काम करने वाली है, इसके पीछे आके आवाज़ देता है तो वो घबरा के इसके ऊपर गिर जाती है और कोई बॉक्स लगने की वजह से इसे चोट भी लग गई थी। वो फ़ौरन से इसके लिए मेडिसिन लेके आता है, लेकिन उसके सर पे मंडलाता हुआ काला बादल तो इसने देख ही लिया था। अब उसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होने ही वाली है, और जैसे इसके सर पे मेडिसिन लगाने की कोशिश करता है वो निकलती नहीं है। और बस फिर क्या था, उसे चेक करने के चक्कर में इस बेचारी की आंखों में ही वो स्प्रे चला जाता है। अब चोरी चोरी तो इसने उसकी पोस्ट्स को भी देखना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि हर बार ही वो किसी काले बादल का जिक्र कर रही होती है। और ये वाली वो फ़ोटोज़ होती हैं कि जब इसको चोट लगी थी और उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ हमारा हीरो ही उसके पास होता है। तो ये सब कुछ देखते हुए समझ आ जाती है कि इसका मतलब है वो काला बादल किसी और को नहीं मुझे बोल रही है। क्या मैं उसके लिए इतना ज़्यादा अनलकी हूँ? ऑफिस में वो उसकी अच्छे से केयर भी करना स्टार्ट कर देता है, इवन के लाइव स्ट्रीमिंग के लिए इसे ही उसने चूज़ कर लिया था। ये सब कुछ देखते हुए शिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलने लगी थी। ये बस इतना ही कहता है कि अपना काम अच्छे से करना। अब जिस तरह से वो काम क्या करती है ये बस प्यार से उसे देखता ही रहता है। इवन के अब जो भी खाना वगैरह बनाती है उसकी तारीफ़ भी कर देता है, और जैसे उसे इतना ज़्यादा खुश देखता है तो बस ये भी स्माइल ही करके फिर वहाँ से चला जाता है। इधर बेचारा शनजुन जो कि दिन रात काफ़ी मेहनत करता है, एक ऑर्डर डिलीवर करने आया तो था, लेकिन सामने वाली लेडी बहुत ही खड़ूस होती है कि तुम तो बहुत लेट आए हो इसलिए मैं तुम्हें कोई भी पैसे नहीं देने वाली हूँ। ये उससे आर्ग्यू करके जाने लगा था तो उसके गले में कुछ अटक जाता है। ये इसको निकालने में उसकी हेल्प तो कर देता है, लेकिन इसी दौरान ही उसका खाना इसके शूज़ पर गिर गया था। वो अब गुस्सा करती है कि मुझे हर हाल में इस ब्रांडेड शूज़ को ख़राब करने के बदले में तुमसे पैसे चाहिए। इसने चिया को हेल्प के लिए बुलाया था, लेकिन वहाँ पे आज जैन जाती है। ये अब उसे सारी सिचुएशन का बता देता है, लेकिन वो कहने लगी थी कि इतने अगर ब्रांडेड शूज़ थे तो उसने बाहर क्यों रखे हुए थे, तो साफ साफ पता चल रहा है कि वो तुमसे झूठ बोल रही है। सो यहाँ पे उसकी ना सिर्फ वीडियोस बनाती हैं बल्कि इसने कुछ पैसे वगैरह दे के इस सारे मामले को निपटा लिया था। इस बात के लिए उसे थैंक यू बोलता है और ये भी कहता है कि अगर तुम्हारी कंपनी में कोई और जॉब है तो मुझे बता सकती है। वो कह देती है कि हाँ एक ड्राइवर वाली है, अगर करना चाहो तो। ये तो फ़ौरन से मान गया था कि ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब जिस तरह से ही चिया की वीडियोस को देख कर ये स्माइल कर रहा होता है, ये सब कुछ देखते हुए रिचल को तो समझ आ जाती है कि ये चिया को पसंद करने लगा है। उससे तो इस लड़की से नफरत हो गई थी कि आखिर को मेरा कज़न मुझसे ज़्यादा इसे क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा है। वो ऑफिस में उसे तंग करने के लिए आ जाती है। इवन को उसके सामने ही मार्शियस के क्लोज जाने की भी कोशिश करती है और इसे कहती है कि आज के दिन तुम जो भी बनाओगी मैं यहीं पर रहूँगी।
खैर वो इसे तंग कर रही थी, इस बात का अंदाज़ा तो मार्शियस ने लगा ही लिया था। वो इसे कहता भी है कि तुम्हें उस बेचारी मासूम सी लड़की को ज़्यादा तंग करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जिया कह देती है कि कोई बात नहीं है, मैं अपना काम आसानी से कर सकती हूँ, बस आप मुझे एक चांस दे दें और अपॉर्चुनिटी दे दें, मैं लाइव स्ट्रीमर बनने के लिए सही हूँ ना। अब ये सब कुछ देखते हुए उसे फिर फ्लैशबैक में याद आ जाता है कि कैसे मैं एक खाना लेके जा रहा था, तभी ये चिया मेरे पास आई थी और उसने कहा था क्या मैं एक बाइट ले सकती हूँ। मैंने उसे लेने के लिए इजाज़त दे दी थी। वो बहुत खुश हो गई थी और फिर उसने तो मेरे शूज़ लेस भी बांध दिए थे। अब भी बिल्कुल वैसे सही ये उससे कह रही होती है कि मुझे एक चांस दे दें। वो भी दे देता है कि ठीक है। अब सारे ही खुश लग रहे होते हैं कि चलो फाइनली अब इसका जो डर था अपने बॉस के सामने होते हुए वो कुकिंग नहीं कर सकती, लेकिन अब इजली से जो खाना बनाती है वो इसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और ये सब कुछ देखते हुए रिचल की शक्ल देखने वाली अब जैसे ही सुनती है अपने डैड के आने की आवाज़ तो फ़ौरन से ही कहीं छुप जाती है। वो तो यही कहने लगे थे कि जैसे चिया खाने बनाती है, काश मेरी बेटी भी बिल्कुल ऐसे ही बना लिया करती। और थोड़ी देर के बाद ही चिया से कहती है कि तुम्हारी जो भी रेसिपी है ना वो मुझे चाहिए, मैं भी ये एक दफ़ा ट्राई करना चाहती हूँ। जैन के टीवी शो में कोई सिंगिंग कंपटीशन होने वाला था, इनका कोई कंटेस्टेंट आया नहीं होता है, तो वो इसलिए इसे कह देती है कि क्या तुम इस काम में हमारी हेल्प कर दोगी। चैन जुन तो वैसे ही बहुत अच्छा गाना गाता था और इसको सिंगिंग करते हुए देख के सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इवन कि इसकी ये वाली वीडियो तो वायरल भी हो चुकी थी। अंकल भागे भागे मार्शियस के पास आते हैं कि आज मैंने देखा है कि जो मेरी बेटी है ना वो तो किचन में खड़ी होकर खाना बना रही है। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है ना। ये कह देते हैं कि वैसे वो बेचारी अगर कुछ ना बनाए फिर भी कहते हैं कि वो कुछ नहीं करती है, अगर अब कुछ बनाने लगी है तो फिर भी आपको उसकी चिंता हो रही है। वेल तभी किचन में एक बहुत ही भयानक धमाका होता है। अब जैसे उसे देखने के लिए किचन में आते हैं तो यहाँ पे रिचल की शक्ल को देखते हुए उन्हें साफ पता चल जाता है कि इधर ये क्या कारनामा सर अंजाम दे चुकी है। वेल इसके बाद इसे मैसेज मिलता है कि आइंदा के बाद तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। अब मार्शियस के फ़ोन से ये किसी और ने नहीं बल्कि रेचल ने ही किया था। उसे बहुत ज़्यादा डांटता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो उसके साथ। अब बाद में मैसेज करके मार्शियस ने इस बात को संभाल ही लिया था। ये कुछ डिशेस को बनाने का सीखने के लिए जैसे ही शेफ़ फ्राई के पास आते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि उसके पास एक लड़की मौजूद है। ये तो कहती है कि अरे ये तो वही वाली लड़की है जो कि उस दिन शेफ़ के पास थी, मीन कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर ये लड़की गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और बस ऐसे ही करके चली जाती है। ये समझ रही होती है कि शायद इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे डंप कर दिया है, इसलिए उसका मूड फ्रेश करने की कोशिश कर रही होती है। तो वो कह देता है कि ऐसी बात नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी जैसे कि आप समझ रहे हो, बल्कि वो मेरी मॉम की फ्रेंड की बेटी है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। यार इसने तो सोच लिया था कि आज पक्का शेफ़ फ्रे के पास मैं अच्छी सी ड्रेसिंग करके जाऊंगी, वो मुझसे इम्प्रेस हो ही जाएंगे। लेकिन अचानक ही इसे तो ऑफिस से कॉल आ गई थी। आज के दिन भी इस बेचारी को बहुत सारा काम करने को दे दिया गया था। ये काफ़ी अपसेट होती है। अब अकेले ही चिया को शेफ़ फ्राई के पास आना पड़ गया था। वो जिस अंदाज से इसे देख रहा होता है इसे तो साफ पता चल जाता है कि एक्चुअली में शेफ़ फ्राई हो ना हो चिया को पसंद करने लगा है। ये उसे मनाने की कोशिश करता है कि देखो जैसा तुम समझ रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है। चिया मानता हूँ कि वो मेरी एम्प्लॉय है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तुम तो मेरी कज़न हो ना। लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार नहीं होती है। और इन दोनों के इस झगड़े को देख के अंकल हैरान होते हैं कि आखिर को इनके बीच हुआ तो हुआ क्या है। ये अपने रूम में आके मॉम की फ़ोटो ही देख रहा होता है और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब इसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा इल थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी तब तो इसके डैड को उनकी बिल्कुल चिंता नहीं थी। इवन कि उन्होंने इस सिचुएशन में उनसे डिवोर्स लेने का सोच लिया था। और ये सब कुछ देखते हुए यहाँ पे मार्शियस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तभी से ही उसका तो प्यार से यकीन ही उठ गया कि ऐसा कोई नहीं होता है। और बिल्कुल ऐसी सिचुएशन उसके अंकल के साथ थी। उनकी वाइफ उन्हें छोड़ के चली गई और रिचल बस एक वही वाहिद लड़की थी, इनकी बेटी, जो कि इनके साथ रहती है। उनकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सर पे ही थी। और ये तो इससे भी कह रहे होते हैं कि देखो अब मान भी जाओ, एक अच्छी सी लड़की को देख के उससे शादी कर लो। और वैसे भी मैं एक बात तुम्हें क्लियर कर दूं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग डिफरेंट भी होते हैं। हो सकता है कि तुम्हें जो लड़की मिले वो बिल्कुल अच्छी हो, तुम्हारी आंटी के जैसे और तुम्हारे डैड की जैसी बिल्कुल ना हो, जो कि एकदम बेवफा ही निकले। लेकिन अभी भी ये मानने को तैयार नहीं होता है। इधर ही हमें जैन को दिखाया जाता है जो कि एक बार आई थी और यहीं पे ही वो बैले को बातें करते हुए ही सुनती है, जो कि अपने
अपनी फ्रेंड्स से शैनजुन की बुराइयां करने में बिजी थी कि वो तो बहुत ही पुअर है, इवन कि मैं तो बस एक किराएदारनी बन के उसके घर में रह रही हूँ, और वैसे भी वो किराएदारनी जो कि पैसे भी नहीं देती है, और जो भी उसके पैसे होते हैं वो बस मुझे ही पकड़ा देता है। बहुत ही बेवकूफ़ है वो। अब जैसे यहाँ पे उसकी नज़र जैन पे पड़ती है तो ये वहाँ से चली ही गई थी। खैर वो कहती रहती है कि देखो इस बारे में प्लीज़ शैनजुन को मत बताना, वो भी कुछ नहीं बताती है। आज तो दूसरे स्कूल जाते हुए डैड ने इसे पकड़ ही लिया था। अब ये जो खाना बना के लाई थी वो कह देता है कि इसमें ये जो तुमने डाला हुआ है जिंजर वगैरह, ये सारा का सारा मुझे निकाल कर दो क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। वो भी यहाँ पे अब चुप करके इसका काम करने ही लग गई थी, और ये अब उसे बड़े ही प्यार से देखने लग जाता है। तभी ऊपर से एंट्री होती है अंकल की, जो कि चिया को ये गुड न्यूज़ देते हैं कि आज से तुम्हारी असिस्टेंट मैंने हायर कर लिया है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रिचल ही थी। इसकी शक्ल देखने वाली कि क्या, अब जाहिर सी बात है वो तो एक बॉस लेडी थी और इसलिए इस बेचारी से ही सारे काम करवाती रहती हैं। असिस्टेंट क्या उसने खूब बनना था। डैड आके उस पर गुस्सा तो करते हैं कि तुम्हें कम से कम हाथ बटाना चाहिए। वो भी अब बुरा सा मुंह बना के काम करने के लिए फिर आ ही जाती है। रात के वक्त उसका जो काम क्या हुआ था वो तो बिल्कुल उसने बिगाड़ दिया था, तो चिया को ही स्टे करके वो सारा कंप्लीट करना था। अब फिर हमारे हीरो ने सोच लिया था कि क्यों ना इसके लिए कल मैं एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह लेके जाऊं, लेकिन घर पे अंकल ने समझे थे कि वो शायद मेरे लिए लेके आया था। वो सारे के सारे ही पी जाते हैं। इधर इसे एक शो का होस्ट भी बना दिया जाता है। शैनजुन अपना काम बहुत अच्छे से और ईमानदारी से करता है। वैसे तो है ये काफ़ी क्यूट सा। रिचल ने जो ड्रेस तैयार की थी वो तो बिल्कुल बर्बाद होकर रह जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रही होती है कि अब हम इसका क्या हाल निकालें। तभी चिया कह देती है कि मैं हूँ ना आप लोगों की हेल्प करने के लिए। मुझे ग्रैंडमा ने सिखा दिया था कि ये सिलाई वगैरह कैसे करते हैं, लेकिन हाँ इसके बदले में मेरा एक काम है जो कि चिया तुम्हें करना पड़ेगा। वो काम ये होता है कि जैसे ये उसकी ड्रेस बना के लाती है तो वो हर काम में इसकी हेल्प कर दिया करती है। और ये सब कुछ देखते हुए अंकल और मार्शिया से रान दे के आखिर को चिया ने इसे अपने साथ काम करने के लिए मना कैसे लिया। अब जब वो इसके खाने में से अनियन वगैरह निकाल रही होती है, जिस तरह से ये प्यार से उसे देख रहा होता है, ये बात अंकल ने नोट कर ली थी। अब दोनों कंफर्म हो चुका था कि हो ना हो चिया से इसे लव हो चुका है, लेकिन बस ये मान नहीं रहा है। चिया के फेस पे पिंपल बन गया ज़्यादा देर किचन में रहने की वजह से। ये तो अब किचन को बिल्कुल ठंडा करने के लिए कोई एयर कूलर ही लेने के लिए आ गया था। अब इसी रेस्टोरेंट पे आज के दिन तो वो शैनजुन को भी लेके आ गई होती है। अब जिस प्यार से उस शेफ़ को देख रही होती है, इस बात का अंदाज़ा तो इसने लगा ही लिया था कि अब मानो या ना मानो क्या आप शेफ़ फ्राई को पसंद करने लगी हैं, तो क्यों ना हम रात को कहीं चलें। अब रात के वक्त ही इन लोगों ने बारबेक्यू करने का प्लान बना लिया था, लेकिन स्टिल अभी तक शेफ़ फ्राई आए ही नहीं होते हैं। इससे अचानक इसका फ्रेंड इसकी गर्लफ्रेंड की ही फ़ोटो सेंड करता है कि देखो वो किसी बाबे के साथ बैठी डेटिंग कर रही है। ये भाग के उसे देखने के लिए जाता है तो उसके पीछे पीछे जैन भी आ गई थी। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो तो इधर है ही नहीं, शायद कि चली गई है। जैसे घर पहुँचता है तो सामने से उसकी गर्लफ्रेंड ही बैठी हुई थी और कह देती है कि आज मैं जिस शादी में गई थी वहाँ पे उस लड़की को तंग करने के लिए उसका डैड आ गया था, जो कि उसकी मॉम को डिवोर्स दे चुका था। वो मज़ीद उसे तंग ना करे तो इसलिए उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी कि मैं सारा वक्त उसके साथ ही गुजारूँ। ये सुनते वो खुश होकर उसे हक कर लेता है कि मुझे यकीन था कि मेरी गर्लफ्रेंड कभी मुझे धोखा दे ही नहीं सकती है। एक्चुअली में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस वक्त उस बाबे के साथ इसे जैन ने देख लिया था और कहती है कि तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए शैनजुन आया, आगे क्या करना है वो सब कुछ तुम खुद ही मैनेज कर लो। जो भी सच्चाई अगर उसे बताना चाहती हो तो बता दो। अभी भी उसने कुछ नहीं बताया था। यहाँ पे फाइनली शेफ़ फ्राई की एंट्री हो चुकी होती है और इन दोनों को ऐसे क्लोज देख के हमारी मासूम सी जैन का दिल टूट जाता है। अब यहाँ पे उसे भी अंदाज़ा हो चुका था कि शेफ़ फ्राई सिर्फ और सिर्फ उसकी फ्रेंड में ही इंटरेस्टेड है, ना कि उसमें। फाइनली इनकी लाइव स्ट्रीमिंग का दिन आ चुका था। इसे कोई हर्बल टी मिलती है। ये समझती है कि मेरे इस पिंपल को देखते हुए अंकल रिचर्ड ने ही यहाँ पे मेरे लिए रखी होगी, लेकिन एक्चुअली में ये काम तो हमारे हीरो का ही था। अब इनकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत नर्वस लग रही थी तो हमारा हीरो इसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। फाइनली अपनी फुल एनर्जी के साथ इसने लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दी थी और इसका जो बोलने का अंदाज़ होता है, इसकी स्वीटनेस सबको बहुत ही पसंद आ रही होती है। लेकिन अचानक ही इसके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है उस हर्बल टी को पीने की वजह से। बस फिर क्या था, बेचारी के सबके सामने यहाँ पे फाट निकल जाता है। ये देखते हुए अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेस फील करने लगी थी। अब जब सबको मालूम होता है कि वो हर्बल टी तो हमारे बॉस ने रखी थी, बस घूर घूर के उसे देखने लगते। ये भी बेचारा थोड़ा सा गिल्टी फील करने
करने लगा था। जैसे ही वॉशरूम के बाहर चिया के लिए मेडिसिन लेके खड़ा होता है तो अंकल को ये देखते हुए अंदाज़ा हो जाता है कि अब मान भी लो कि तुम्हें चिया से लव हो चुका है, क्योंकि तुम उसकी केयर करने लगे हो, चुपके चुपके से उसे देखते हो, उसका ख्याल रखते हो। वह ये अपने अंकल की बातों पे स्माइल करता हुआ फिर वहाँ से चला ही गया था। बाद में ऐसे ही बातों बातों में अब ये चिया से पूछ लेती है कि वैसे तुम्हें शेफ फ्राई कैसे लगते हैं, अगर तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड बनने का मौका मिला तो फिर क्या करोगी। ये कह देती है कि नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और वैसे भी ग्रैंडमा ने मुझे कहा है कि अगले साल ही मेरा प्रिंस चार्मिंग मुझे मिलेगा, तो इसलिए मैं इस बात पर विश्वास नहीं रखती हूँ। ये सुनते ही वो खुश हो जाती है। अब जैसे ही वो इसे कहने लगती है कि अच्छा चलो अपनी बताओ कि अगर तुम्हें शेफ फ्राई का अब यहाँ पे गर्लफ्रेंड बनने का मौका मिले तो क्या करोगी, ये तो ब्लश ही करने लगी थी। फिर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए पहुंच आई थी, और यहाँ पे इस वक्त बॉस नहीं होते हैं ना, तो बस फिर क्या था, सबके सामने उसकी ड्राइंग करना स्टार्ट कर देती है कि वो कितने ज़्यादा खड़ूस हैं। वो हर्बल टी उन्होंने ही मुझे दी थी जिसकी वजह से कि वो मेरा बॉम्ब फूटा। खैर अब अपनी बुराइयां सुनने पे इसे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, वो तो स्माइल करने लगा था और मन में ये भी सोचता है कि क्या ये लड़की मुझे इतना ज़्यादा बुरा समझती है। दूसरी तरफ ही हमें बैले को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अपने उसी बुढ़े बॉयफ्रेंड से फ़ोन पे बात करने में बिजी, जो कि इसे तो मिलने के लिए भी बुला रहा था। शनजून के आते ही ये कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है और उसके लिए कुछ खाने का सामान लेने के लिए बाहर चली गई थी। अब उसके फ़ोन पे बार बार कॉल्स आई जा रही थी, तो इस शनजून से बर्दाश्त नहीं होता। वो जैसे उसका फ़ोन पिक करने ही वाला होता है कि तभी ऊपर से बैले आ जाती है, और इसकी शक्ल देखने वाली बैले शनजून का ध्यान भटकाने में फाइनली कामयाब हो ही चुकी थी, और ये बहाना बना के वहाँ से जाने लगती है कि मेरी फ्रेंड की मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सो इसलिए मुझे उसे कंसोल करने के लिए जाना ही पड़ेगा। वो भी मना नहीं करते, काफ़ी मासूम सा जो होता है। बैल आई तो अपने उसी ठरकी बुढ़े बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए ही होती है। इधर रात को ये फिर शेफ रे को कॉल करके उसे थैंक यू बोल रही होती है, क्योंकि इसे कुछ पॉपुलैरिटी उनकी वजह से भी मिल ही चुकी थी। अब जिस तरह से शेफ रे चिया का ख्याल रख रहा होता है उस सब के बारे में तो रिचल भी जानती ही होती है, और वो मार्शियस को सारी बात का बता रही होती है कि आप मुझे लग रहा है कि लाइफ में अकेले ही पड़ जाएंगे, आखिर को उसे बता क्यों नहीं देते हैं कि आप उसे पसंद करते हैं। देखिए ना कि उसका फ्रेंड उसकी कितनी ज़्यादा केयर करता है। अब इस बात से तो इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम ऐसे क्यों बातें कर रही हो। इवन के अंकल भी आके यही कहने लगे थे कि वैसे मुझे तो यही लग रहा है कि तुम हमेशा हमेशा सिंगल ही रहोगे, इस तरह से चिया को कोई और पटा के ले जाएगा और तुम बस पीछे से रोते धोते रहना। ये भी अब सोच में पड़ ही गया था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हमें चिया को लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए ही दिखाया जाता है। अब तो उसकी पॉपुलैरिटी वाकई में दिन ब दिन बहुत ही बढ़ती जा रही थी, और जिस तरह से क्यूट क्यूट सी वो बातें कर रही होती है हमारा हीरो तो बस उसे देखते ही रह जाता। और इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे वो बचपन में भी चिया का ख्याल रखता था, दोनों कितने अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। अब चिया को वो सारी बातें क्यों नहीं याद थी, इसके बारे में तो हमारा हीरो खुद भी नहीं जानता है। क्या उसकी मेमोरी चली गई है, इसके बारे में तो अब हमें बाद में ही पता चलेगा। चिया अब जैसे अपने बॉस को अपने पीछे देखती है तो एकदम डर जाती है, अपने हाथ पे चोट भी लगवा बैठी थी। ये मेडिसिन लेके बैठा होता है कि जैसे चिया मेरे ऑफिस आएगी मैं किसी बहाने से उसे दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे अंकल आ जाते हैं जो कि इसे कहने लगे थे कि क्या तुम्हें पता है कि चिया एक जगह पे इंटरव्यू देने के लिए गई है, और वैसे भी वो मास्टर शेफ़ की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो हो सकता है कि वहाँ पे मतलब कि कुकिंग वगैरह सीखने के लिए चली जाए, वो उन्हीं की तरह शेफ़ जो बनना चाहती है। ये सुनते ही वो थोड़ा सा अपसेट हो गया था कि इसका मतलब है कि क्या वो ये कंपनी छोड़ देगी। इधर ही चिया को दिखाया जाता है जो कि देखती है कि यहाँ पे जो भी इंटरव्यू देने के लिए लोग आए थे सारे ही बहुत बुरे बुरे फेसेस बना के वापस आ जाते हैं कि हमें तो मास्टर शेफ़ ने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन अब वहाँ पे आके जैसे ही इसकी नज़र शेफ़ रे पे पड़ती है तो काफ़ी खुश होती है। इसमें खैर मास्टर शेफ़ को कोई टैलेंट तो नज़र नहीं आ रहा होता है, लेकिन अब जैसे ही उन्हें ये बताती है कि मैं फूड टेस्टर हूँ, मीन के ये खाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके बारे में बता देती है। अब वो तो काफ़ी ज़्यादा इसकी स्किल से इम्प्रेस हो गए थे, सो फाइनली इसे जॉब पे रख लेते हैं। मीन के अब से वो उनकी स्टूडेंट बन चुकी थी। अब ये सब कुछ देखते हुए चिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे लग रहा था कि शेफ़ रे मेरे लकी चार्म है, जब भी मेरे इर्द गिर्द होते हैं मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाता है, और वैसे भी इनके साथ होते हुए मैं कंफ्यूज नहीं होती हूँ। और ये सारी बातें सोच के वो काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी करने लगी थी। वेल उसके दिल में भी अब शेफ़ रे को लेके कुछ ना कुछ तो जज्बात पैदा होने ही लगे थे। आज इसी रेस्टोरेंट पे ही इसकी मॉम इससे मिलने के लिए आई होती हैं और यहीं पे ही हमें ट्रिनी को दिखाया जाता है, जो कि इसकी मॉम की फ्रेंड की बेटी है। वो एक्चुअली में शेफ़ रे को पसंद करती है, लेकिन ये तो उसे 2 बार ही रिजेक्ट कर चुका है। और ये सब कुछ देखते हुए ट्रिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि ये मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करता है। अगले ही दिन जैसे ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है, तभी अचानक ही सैंथिया इसे बता रही होती है कि कोई तुम्हें ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि ये तो दूसरी औरत है, इसने किसी का बॉयफ्रेंड छीना है वगैरह वगैरह। ये सब कुछ देखते हुए चिया की हालत ख़राब, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऐसी लड़की तो नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग उससे बातें ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब उसे परेशान देख के हमारे हीरो से बर्दाश्त नहीं होता। उसने अंकल को ऑर्डर दे दिया था कि हर हाल में एक जासूस को हायर करें और मुझे पता चला के दें कि आखिर वो कौन बंदा है जो कि चिया को यहाँ पे ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये लाइव स्ट्रीम तो ये तीनों भी देख रहे होते हैं और उन्हें भी समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर वो ये काम किसने किया। वेल ये अपने बॉस से अपोलोजाइज़ करती है कि अगर मेरी वजह से लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ कमी वगैरह हो रही है तो मुझे माफ़ कर देना। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो, और वैसे भी इतनी मासूम भोली भाली सी लड़की भला किसी दूसरे बंदे की दूसरी बीवी कैसे बन सकती है। अभी जैसे स्माइल करके जा रहा होता है तो इसके एम्प्लॉयज़ देख के ऐसे हैरान के बॉस ने तो आज तक कभी स्माइल की नहीं है, तो अब अचानक इन्हें क्या हो गया। वेल इनका पूरा शक ट्रीनी पे जाता है कि ज़रूर यही अब चिया को ट्रोल करने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि आखिर को शेफ़ राय ने उसे रिजेक्ट जो कर दिया था। और यहीं पे ही जैन तो इससे फाइट भी करने लगती है कि तुमने आखिर को मेरी बेस्टी के साथ ऐसा क्यों किया। वेल वो कहती भी है कि मैंने ऐसा नहीं किया, और बस यहाँ पे हमें इनका बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई झगड़े वाला सीन ही दिखाया जाता है। दूसरी तरफ ही अब इसे अंकल रिचर्ड ने मैसेज करके बता दिया था कि मुझे मालूम हो गया है कि वो हरकत किसने की थी। इधर एक आंटी इसके पीछे पड़ जाती हैं कि तुम वही हो ना दूसरी बीवी, आखिर तुम किसी के बॉयफ्रेंड को कैसे छीन सकती हो किसी से। अब उसके डैडी आगे इसे बचाते हैं। अब ग्रैंड माँ चिया को बता रही होती हैं कि कैसे एक्चुअली में उस आंटी के हस्बैंड उन्हें छोड़ के चले गए थे, इसलिए कभी कभी ना उनका दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है। वेल अब जैसे इसकी नज़र यहाँ पे जैन पे पड़ती है तो हैरान कि तुम्हें क्या हुआ। पहले तो वो पूछने लगी थी कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत किसने की है। अब जैसे ये आंटी वाली बात उसे बता देती है तो वो भी कहने लगी थी कि कैसे हम सब लोगों का शक ट्रीनी पे गया था, लेकिन वो तो बता ही नहीं रही थी कि एक्चुअली में उसने ही किया, मानने को तैयार ही नहीं होती है। अब हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं। इधर ही अब हमें मार्शियस को दिखाया जाता है जो कि इतने दिनों के बाद अपने घर पे ही आ गया था, और यहीं पे हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मॉम की डेथ के बाद कैसे डैड उसके सर पे स्टेप मॉम और उसके स्टेप ब्रदर को ही लेके आ चुके थे। यहाँ पे उसका स्टेप ब्रदर गॉर्डन तो बहुत ही बुरा होता है, इस बेचारी की सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया करता है, और इवन के बस इसी बात पे गुस्सा हो के इसने तो एक दिन गॉर्डन की पिटाई भी लगा दी थी, और वो मासूम बनते हुए मॉम डैड से इसकी शिकायत लगा देता है, जिसकी वजह से कि इसे डैड से अच्छी खासी डांट भी सुननी पड़ गई थी। अभी भी उसकी मुलाकात गॉर्डन से हो जाती है और वो यहाँ पे इस पर बहुत ज़्यादा भड़क भी गया था कि तुमने ही चिया के साथ वो सब किया है ना, देखो बाज आ जाओ, वरना फिर तुम जानते हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। चिया के लिए भी इसे बुरा लग रहा था, इसलिए उसके लिए खाना लेके जैसे उसके घर पे पहुंचता है तो ग्रैंडमा के थ्रू से पता चलता है कि वो तो ऑफिस चली गई है। अब उसके हैंड पे लगी चोट को देखते हुए पूछने लगा था कि आखिर को ये तुम्हारी चोट कैसे लगी है। मीन कि वो जो इसे लेके इतनी ज़्यादा केयर कर रहा था, हमें तो साफ ही पता चल रहा होता है कि वो इसे कितना ज़्यादा लव करता है, बस कभी भी उससे शो करवा ही नहीं पा रहा है। अब फिर से चिया ने लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर उसे लगता है कि ज़रूर वो वाला बंदा जिसने कि उस दिन मुझे ट्रोल किया था आके मुझसे माफ़ी मांगेगा, लेकिन नहीं, अभी भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। और इवन के और भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और इस बेचारी को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि तुम जितनी शक्ल से मासूम लगती हो उतनी हो नहीं वगैरह वगैरह। ये सब कुछ देखते हुए अब मार्शियस को अच्छा नहीं लगता है। उसने अब अपने भाई को ही सबक सिखाने का डिसाइड कर लिया था। सीधा ही अपने डैड की कंपनी पहुंचता है कि मुझे अभी के अभी उनसे मिलना है। यहीं पे ही अपने भाई को वीडियो कॉल मिलाता है और अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑन करके किसी जगह पे फिक्स कर दी थी और उसके सामने ही डैड से बात करने की कोशिश करने लगता है। ये सब कुछ तो अब गॉर्डन की मॉम भी देख रही होती है और वो अपने बेटे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाती हैं कि आखिर को तुमने मार्शियस के साथ क्या किया। वैसे भी कभी आज तक उसने तुम्हें तंग नहीं किया, लेकिन देखो तुम हर वक्त बस उसे किसी ना किसी तरह से टीज करते रहते हो। अगर तुम्हारी शिकायत उसने डैड को लगा दी तो फिर तुम्हें पता है ना कि हमें प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा, इवन कि वो हमें घर से भी निकाल देंगे। ये अब फ़ौरन से ही मार्शियस से कह देता है कि ठीक है मैं
अपनी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, बस अपने डैड को कुछ मत बताना। अब नेक्स्ट जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं तो तब तक सारा मामला ठीक हो चुका था। यहाँ पे चिया बहुत खुश लग रही होती है कि शुक्र है कि उस बंदे ने आकर मुझसे माफ़ी मांग ली और इस तरह से अब मुझे कोई भी हेट नहीं कर रहा है। अब अंकल को तो साफ पता चल गया था कि ये सारा किया धरा मार्शियस तुम्हारा ही है ना, और तुमने चिया की खातिर ये किया। यहाँ पर वो साफ मुकर जाता है कि नहीं अंकल, मैंने चिया की खातिर क्यों ऐसा करना था, और वैसे भी कंपनी की रेपुटेशन को बचाने के लिए किया है। वो तो हमारी कंपनी में ही काम करती है ना, लेकिन हमें तो साफ पता चल रहा होता है कि उसने कंपनी की खातिर नहीं बल्कि चिया के लिए ही किया था। रात को ही अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर सेलिब्रेट भी करती है। अगले दिन फिर से जैसे लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है तो यहाँ पर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि किसी ने 200 पॉट्स ऑर्डर किए थे और ये भी कहा था कि डिलीवरी करने के लिए ये खुद ही आएगी, लेकिन सामने से कोई और नहीं गॉर्डन होता है। अंकल गॉर्डन की आईडी मार्शियस को शेयर कर देते हैं कि देखो यही बंदा जिसने कि 200 पॉट्स आज ऑर्डर किया, ये तो फौरन से वहाँ पे जाने ही लगा था। ये जो उससे बदतमीजी कर रहा होता है कि ऊपर से मार्शियस की एंट्री हो जाती है। वह जो उसके पीछे छुप गई थी, ये उसे लेकर जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है तो इसकी नज़र ही मशरूम हर्ब पे पड़ती है, जिसकी कि शेफ फ्राई को कब से तलाश थी। ये वो लेना चाहती थी, लेकिन गॉर्डन तो साफ देने से मना कर देता है, और ये वाली बात तो हमारा हीरो भी नोट कर चुका था। अब जैसे ही वापस पहुंचती है तो यहाँ पे अपनी फ्रेंड को सारी बात ही बताने लगी थी कि मुझे पता था कि हमारा बॉस काफ़ी रिच है, लेकिन इतना ज़्यादा रिच मैं नहीं जानती थी कि एक वो अपनी कंपनी भी चलाता है, ऊपर से उसके डैड की भी बहुत बड़ी कंपनी, काफ़ी रईस फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे जिस तरह से उसने इसकी हेल्प की थी, इसकी फ्रेंड को तो साफ लग रहा होता है कि वो तुम्हें पसंद करने लगा। इनकी बातें तो यहाँ पे हमारा हीरो भी खड़ा सुन रहा होता है, जो कि वही मशरूम हर्ब इसे देने के लिए ही आया था। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अपने घर से ये डैड से कह के उसने मंगवाई थी। डैड तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील करने लगे थे कि मुझे पता है कि मैंने अपनी लाइफ में 2 बड़ी मिस्टेक्स की हैं, एक तुम्हारी मम्मी को छोड़ा और दूसरा ये कि मेरी वजह से ही तुम घर छोड़ के चले गए ना, मुझे तुम्हें डांटना ही नहीं चाहिए था। अब वो इस बात से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं तो ये भी अपने डैड को फिर माफ़ कर देता है कि ठीक है कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे जिस तरह से ये उसे कह रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा बॉस तुम्हें पसंद करता है, लेकिन ये साफ मना कर देती है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, और वैसे भी वो मेरे लिए बैड लक के लेके आते हैं, ये चांस ही नहीं बनता कि हम दोनों का भी एक हो सके। ये सुनते ही अब यहाँ पे इसे बहुत हर्ट फील होता है कि क्या चिया मुझसे इतना ज़्यादा हेट करती है कि वो ये भी इमेजिन नहीं कर सकती है कि मैं कभी उसकी लाइफ में भी आऊँगा। बस फिर क्या था, वहाँ से चला ही जाता है। रात को जैसे ही एक बुक पढ़ रहा होता है तो तभी ऊपर से रिचल की एंट्री हो जाती है, जो कि पूछ रही थी कि आपको ये गर्ल्स वाली बुक पढ़ने का आखिर को कब से शौक हो गया। वेल इससे पहले कि मज़ीद इसे पॉइंट आउट करती या फिर इसे छेड़ती, वो फ़ौरन से इसे अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। अंकल अब सबको अगले दिन आके फ्लावर से गिफ्ट करते हैं कि ये आपके बॉस ने आपके लिए दिए, और चिया को कह देते हैं कि तुम्हारे बॉस ने जो तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया जाके तुम ले लो, और वो गिफ्ट कोई और नहीं बल्कि वही मशरूम हर्ब भी थी। वेल उसे घर लेके आ जाती है। अब इसका इरादा था कि ये मैं शेफ फ्राई को दे दूंगी, लेकिन अब यहाँ पे जैसे ही अपने भाई के थ्रू से पता चलता है कि एक्चुअली में जैन शेफ फ्राई को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और इस बात का ये अंदाज़ा ही नहीं लगा सकी। इसे अब बहुत ज़्यादा ही खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं पता चला, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ ना। वेल अब इसने सोच लिया था कि मुझे हर हाल में अपनी फ्रेंडशिप को ही इम्पोर्टेंस देनी है, ना कि इस लव जैसी फीलिंग्स को। इसलिए ये वाला पौधा जाके सीधा अपनी फ्रेंड को दे देती है कि ये शेफ फ्राई को दे देना। अब ये सब कुछ देखते हुए जैन तो काफ़ी हैप्पी हो गई थी। अब जैसे ही वो मशरूम हर्ब लेके अब शेफ़ के पास पहुंचती है तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, इसे कुकिंग सिखाने लगते हैं, और इसी बीच काफ़ी क्लोज भी आ गए थे। वो तो आज इनके साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है और बहुत खुश भी लग रही होती है। नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग करते वक्त चिया को पता चलता है कि आज तो 2000 पॉट से किसी ने ऑर्डर किया। ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि इस तरह से जो मुझे फ़ीस भरनी थी अपनी क्लासेस को अटेंड करने के लिए, अब तो मुझे वो मौका मिल ही गया। सारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर सेलिब्रेट करती है, अपनी फैमिली के साथ भी। अब उसकी खुशी में तो हमारा हीरो भी खुश होने ही लगा था। ये चाहती थी कि मैं पर्सनली जाके खुद उस पर्सन को थैंक यू बोलूँ, लेकिन वो कह देता है कि नहीं तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बॉस हूँ ना, मैं खुद ही जाऊँगा। या फिर उसे एक लेटर थमाती है कि आप जाके उस लेडी को दे देना। और फिर हमारे बॉस के स्माइल से तो साफ लग रहा होता है कि वो फेक आईडी बना के इसने ही सारे पॉट्स खरीदे थे। उसका लेटर पढ़ता है जिसमें कि उसने स्पेशली थैंक यू ही बोला हुआ था। चिया को अब पता चलता है कि उसने क्लासेस कहीं और नहीं बल्कि शेफ फ्रे के रेस्टोरेंट में ही लेनी है। वो बहुत हैप्पी लग रही थी। अब उसने एक और भी फैसला लिया था, वो ये होता है कि अब से वो मार्शियस की कंपनी से रिज़ाइन करने वाली थी। ये देखते हुए मार्शियस उसे मना कर देता है कि हमारी कंपनी में काम करके देखो तुम बहुत सारे पैसे भी कमा पाई हो, तो क्या एहसान
चुकाने का ये मतलब है कि तुम यहाँ से जॉब छोड़ के जाना चाहती हो? तो वो भी कह देती है कि हाँ, मैंने फ़ैसला कर लिया है। मेरा तो यही ड्रीम था कि मैं एक शेफ़ बनना चाहती थी। अब मुझे अपने फेवरेट शेफ़ के यहाँ काम करने का मौका मिल रहा है तो मैं नहीं गंवा सकती हूँ। इस वक्त तो मार्शियस का गुस्से के मारे बुरा हाल होता है कि चिया ऐसे कैसे कर सकती है। अब इस बार में अंकल को भी बता देते हैं और अंकल कहने लगे थे कि देखो, गलती तुम्हारी ही है, तुम मुझसे अपने लव की कन्फेशन करके उसे यहाँ पे रोक सकते थे ना। और मुझे ये भी पता है कि वो वाले पॉट्स तुमने ही बाय किए थे, कम से कम इसका ही जिक्र उससे कर देते, हो सकता है कि वो रुक जाती। खैर, अब अपनी आखिरी लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए आ ही चुकी थी और ये बस यही सोच रहा होता है कि मैं उसे कैसे रोकूं। इसे कोई आइडियाज़ ही नहीं आ रही होते। जैन ने एक कुकिंग शो करने का फ़ैसला किया था जिसमें कि वो फाइनली शेफ़ रे को भी लेके आई ही होती है। उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से हाँ की थी। अब यहाँ पे इसकी हेल्प करने के लिए वो फिर चैन जुन को ही भेज दिया है, लेकिन अब हेल्प करने के बजाय उन्होंने तो इसका काम बिगाड़ दिया था। फिर भी अब सारे होस्ट इसे यहाँ से नहीं निकालते हैं। अब ये उसे मना करते हैं कि आइंदा के बाद, मुझे पता है कि तुमने मेरी हेल्प की थी, लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, वरना कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। वो भी कहती है कि ठीक है, ऐसी बात है। अब यहाँ पे हमारे हीरो ने तो शैन जुन को ही अपनी कंपनी में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए रख लिया था और इस बात से वो काफ़ी खुश लग रहा होता है और ये भी कहता है कि मेरी बहन तो कहती है कि आप बहुत ज़्यादा ही नखरीले हैं, लेकिन आप तो मुझे कूल लग रहे हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है। ये सुन के थोड़ा सा सरप्राइज़ कि क्या तुम्हारी बहन मेरे बारे में ऐसा सोचती है। खैर, चिया तो खुश लग रही होती है कि मेरे भाई को भी इस कंपनी में जॉब मिल ही चुकी है, मैं अगर छोड़ के जा रही हूँ तो क्या ही बात हो सकती है। पर अंकल को तो मालूम हो ही गया था कि चिया की सारी बातों को जानने के लिए इसने जानबूझ के उसके भाई को अपनी कंपनी में रखा है और वाकई में उनकी बातें सच्ची होती हैं और ये यहाँ पे स्माइल करता हुआ जाने ही लगा था। इधर फिर से कोई गड़बड़ी हो गई होती है, इसे कुछ चाहिए होता है तो जैन इसकी हेल्प करने का सोचती है, लेकिन ये मना कर देता है कि मैंने कहा था ना कि मेरी कोई भी मदद नहीं करनी है। और फिर आखिरी दफ़ा अपने बनाए नूडल्स इसे देने के लिए आई थी। अब यहाँ पे मार्शियस उसे कहने लगा था कि देखो, तुम यहाँ पे इस कंपनी में बहुत टाइम काम कर चुकी हो और वैसे भी तुम्हें प्रॉफिट मिला है, सो इसलिए अगर कभी मुझे तुम्हारी फेवर चाहिए तो क्या तुम करोगी। वो भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल बॉस, जब भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं कर दूँगी। ये उसके लिए कोई गिफ्ट लाया था कि आज पक्का मैं उसे दे दूँगा और इवन के इमेजिन भी करने लगता है कि जब मैं ये उसे ब्रेसलेट पहनाऊँगा तो वो कितनी ज़्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन फिर जैसे ही उसे शेफ़ राय के साथ देखता है, इसका सारा मूड ख़राब हो जाता है। सबको ही गुड बाय कहता वो वहाँ से चला गया था और अपना गिफ्ट लेके भी। चिया ने आज से क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। इवन के इसे ये भी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो हर वीकेंड पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकती है, लेकिन इसने मना कर दिया था। अब मास्टर शेफ़ को कहीं जाना था तो पीछे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शेफ़ राय को ही दे के जाते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरे अच्छे स्टूडेंट हो, इसलिए सबको संभालोगे। जैसे ही वो चिया को कुकिंग करना सिखा रहा होता है तो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। दिन ब दिन उसके दिल में इसे लेके फीलिंग्स तो बढ़ती ही जा रही होती हैं। आज फिर से कुछ मिसाले वगैरह इससे गिर गया था, लेकिन अब जो जैन ने इसे कोई सॉस वगैरह दी थी उसकी मदद से इसकी डिश अच्छी बन जाती है। सो इस तरह से ये एलिमिनेट होने से बच गया था। लाइव स्ट्रीमिंग तो शैनजुन ने स्टार्ट कर दी थी और वाकई में अपनी क्यूट सी बातों से वो भी सबका दिल जीत ही लेता है। इधर सारे तो उसे कोई भाव ही नहीं दे रहे होते, इवन कि वो यही कहते हैं कि चिया के पास कोई टैलेंट नहीं है, वो बस काम को ख़राब कर सकती है। ऐसे ही बाद में उन्हें पता चलता है कि उसकी वजह से ही आज वो एक डिश बनाने में कामयाब हुए हैं, तो अब उनका कुछ रवैया बेहतर हो जाता। उन्हें मालूम ही नहीं था कि ये तो फूड को टेस्ट करने में एकदम माहिर है। खैर, अब तो उन्हें पता चल गया और काफ़ी गर्व फील कर रहे होते हैं कि शुक्र है कि चिया तुम हमारी टीम में थी। इधर ही इस दूसरे शेफ़ ने जानबूझ के इसे वो वाली दवा पिला दी थी जिसकी वजह से कि उसे एलर्जी होती है। यहाँ पे उसकी कंडीशन ख़राब, फिर फ़ौरन से उसे मेडिसिन दे दी गई थी। अब वो साहब तो ये भी कह रहे होते हैं कि मैं जानता हूँ कि हर काम में डायरेक्टर जैन इसकी हेल्प करती रही है, वरना कि ये तो किसी लायक ही नहीं था। ये सब कुछ देखते हुए शेफ़ राय को अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से जाने ही लगा था कि मुझे इस कंपटीशन में अब मज़ीद पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। बाद में जैन उससे अपोलोजाइज़ करने के लिए आती है कि माना कि मेरी गलती थी कि मैं बस मेरे दिल पे काबू नहीं चलता था कि आपके मना करने के बावजूद भी आपकी हेल्प कर दिया करती थी, लेकिन स्टिल वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाता है। ये तो उसे कहने लगा था कि तुम उसे जाके ये बता क्यों नहीं देती हो कि वाकई में तुम शेफ़ राय को पसंद करती हो, इसलिए तुमने सब कुछ किया। सो फाइनली आज के दिन उसे अपने लव की कन्फेशन करने के लिए आ ही चुकी थी, लेकिन वो तो इसे रिजेक्ट कर देता है। ये कह के हम दोनों का तो जोड़ कभी बन ही नहीं सकता है, हम दोनों बस अलग अलग वर्ल्ड से ही हैं,
ये सब कुछ देखते हुए इसे बहुत ही बुरा लगा था। अब इसके पीछे पीछे शैनजुन भी आ ही जाता है। कभी एक दफ़ा इसने उसकी फेवर कर दी थी, तो इसलिए अब की बार उसका मूड फ्रेश करने में ये भी फुल कामयाब हो ही चुका था। रात को दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और चीख चीख के बोल के ये तो अपने दिल की भड़ास भी निकालती है। इसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आई जा रहा था कि आखिर को शेफरे मुझे ऐसे कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद रात तो इन्होंने इधर साथ में ही गुजार दी थी। अगले दिन उसे कह देती है कि इस बारे में किसी को भी मत बताना। वो भी कह देते हैं कि ठीक है, नहीं बताऊंगा। इधर अपनी फेक आईडी से ये चोरी चोरी चिया से बात करता तो रहता है। चिया को अंदाज़ा भी नहीं होता कि सामने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस है। अब यहाँ पे उसके अंकल कहने लगे थे कि इस वीकेंड पे जो कि डैड ने तुम्हें एक पार्टी में इनवाइट किया है, तो क्यों ना तुम वहाँ पे अपने साथ चिया को लेके जाओ। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम ऐसे मना तो नहीं कर सकते हो। लेकिन ये तो उनकी बातों को साफ इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ ही शेफ फ्राई ने भी पार्टी में जाना था, सो वो अपने पार्टनर बनने के लिए चिया को कह रहे होते हैं कि मेरी मॉम हर दफ़ा किसी ना किसी लड़की से मुझे मिलवाती रहती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस दफ़ा कुछ ऐसा हो। वो भी कह देती है कि ठीक है, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। खैर फिर घर पे आके फ़ौरन से ही अपने जो भी आइडियाज़ ने सोचा था जैन को बताती है कि उस दिन पार्टी में जाने के लिए मैं मना कर दूँगी और तुम मेरी जगह पे शेफ रे के साथ चली जाना। वो भी खुश हो जाती है कि हाँ ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी लग रही थी कि उनके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करने का मुझे मौका मिल जाएगा। अब बाद में रीचल चिया से मिलने के लिए आई होती है। बस उसे एक फेवर मांग रही थी कि इस वीकेंड पे अब मेरे कज़न ने मुझे एक पार्टी में चलने के लिए कहा है, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं कितना ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मुझे अपना एक शो करवाना है, मैं नहीं जा सकूँगी। सो क्या तुम मेरी जगह पे मार्शियस की पार्टनर बन के जा सकती हो। उसका नाम सुनते ही ये काफ़ी नर्वस हो जाती है और साफ मना कर देती है कि नहीं, मुझे बस अपने एक फ्रेंड की हेल्प करनी है, सो इसलिए मैं नहीं आ सकूँगी। चिया ने मार्शियस के ऑफ़र को रिजेक्ट किया था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब फिर नेक्स्ट हमें बेले को दिखाया जाता है, जो कि सबसे झूठ बोल के घर को छोड़ के चली गई थी कि मुझे अपनी फ्रेंड को कंपनी देने के लिए जाना है, लेकिन जा तो अपने उसी बुढ़े बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए ही होती है और इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलता है। नेक्स्ट ही हमारा हीरो अब फिर अपनी प्यारी सी कज़न को लेके पार्टी में आ चुका था। डैड तो इसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और तभी इसकी नज़र जैसे ही चिया और शेफ रे पे पड़ती है तो एकदम सरप्राइज उसे कहने के लिए आ गया था कि ओहो, तो तुमने इसलिए मुझे रिजेक्ट किया था कि तुमने जिस फ्रेंड की हेल्प करनी थी वो कोई और नहीं बल्कि शेफ रे थे। उसके फेस पे लगे खाने को साफ करने की ट्राई तो करता है, लेकिन ये फ़ौरन से पीछे हो जाती है और फिर क्या था, इसे इग्नोर करती हुई वहाँ से चली ही गई थी। अब जैसे ही बाद में ये नोट करते हैं कि इसके पाँव पे चोट लग गई है हाई हील्स पहनने की वजह से। ये उसे शूज़ देने जाना तो चाहता था, लेकिन सामने से देखते हैं कि शेफ फ्राई तो ऑलरेडी उसके लिए एक न्यू शूज़ बाय करके लाए हैं। अब शेफ फ्राई उसे अपने मॉम डैड से इंट्रोड्यूस करवाने लगा था। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आज तक हमारा बेटा किसी लड़की को हमारे पास नहीं लेके आया, इसका मतलब है कि ये इसकी लाइफ में कुछ ख़ास ही है। अब ये कॉल करके अपनी फ्रेंड का हाल चाल पूछती है कि तुम कैसी हो, और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे इसने उस बुढ़े के साथ बेली को देख लिया था, उसे रोकने के लिए आई थी और बस इसी बीच इन दोनों की लड़ाई झगड़ा हो गया था और नीचे गिरने की वजह से इसके पाँव पे बहुत बुरी तरह से चोट भी लग गई थी। सो ये हॉस्पिटल में एडमिट। इस बारे में उसने शैनजुन को अभी भी नहीं बताया होता। अब फिर चिया जैसे तैसे करके शेफ फ्राई से कह के इसे कॉल करवाती है। वो इसका हाल चाल पूछता है और ये भी कहता है कि अभी थोड़ी देर में ही हम तुम्हें देखने के लिए हॉस्पिटल में ज़रूर आएंगे। कॉल करके जैसे ही हटते हैं ये गिरने लगती है तो वो इसे पकड़ लेता है और ये वाला सीन देख के मार्शियस को तो इतनी ज़्यादा जेलसी होती है कि वो सीधा घर पे ही आ गया था। अब उसने कुछ एक काम करने का फ़ैसला कर लिया था। वो क्या है हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाना है। मेरी घर पे बेले की बेटी जिसका नाम के लैला है अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है कि वो कहाँ पे है, और ग्रैंड माँ तो बेले को कोसती ही जा रही होती हैं कि इतने दिन हो गए हैं वो लड़की यहाँ से चली गई है, लेकिन उसे अपनी बेटी की ज़रा भी चिंता नहीं है। मैं जान है कि उसने एक बार भी कॉल करके लैला का पूछा हो। दूसरी तरफ शेफ मास्टर अब एक न्यू स्टूडेंट को सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि मार्शियस ही था। उसे देखते ही चिया के सर पे फिर से वही काला बादल मंडलाने लगते हैं कि ओह नो, इतनी मुश्किल से इससे मैंने जान छुड़ाई थी, ये यहाँ पे भी आ गए। मास्टर शेफ से कह के मार्शियस तो चिया का पार्टनर भी बन गया था। वो इसकी शिकायत जैन से लगा रही होती है कि आखिर को मार्शियस को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, वो खड़ूस कहीं का अब क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी आ गया, मैं उससे कैसे छुटकारा हासिल पाऊँ। उसे क्या ही खबर कि मार्शियस ने क्लासेस सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ही ज्वाइन किए ताकि वो डेली उसे देख सके।
दूसरी तरफ ये शेफ रे जैन से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच आए थे। माना कि उसने इसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फ्रेंडशिप तो अभी भी से कायम होती है। वो तो जस्ट ये देख के ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब बेला के बारे में सारी बात का उसने चंजन को बता दिया था कि कैसे वो तुम्हें चीट करने की कोशिश कर रही थी। उसने मुझे कहा था कि मैं खुद ही इस सारी बात का तुम्हें बता दूंगी, लेकिन नहीं, देखो उसने कुछ भी नहीं बताया और अभी भी ज़रूर अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ ही वो रहने के लिए चली गई होगी। लेकिन ये विश्वास नहीं करने वाला होता है कि ज़रूर तुम्हें ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वरना मेरी बेला मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है। वो कहती है कि ठीक है, जो तुम्हें सोचना है सोच लो, लेकिन जो बात मैंने तुम्हें बता दी है बिल्कुल वही सच। ये फिर ऐसे ही कान में इसके खुसर फुसर कर ही रहा होता है कि जिसके बाद ही लंच पे जाने की बजाय मास्टर शेफ ने दोनों को पनिशमेंट दे दी थी। अब यहाँ पे वो तो बस इसे देख ही जा रहा होता है कि चलो कम से कम इसके साथ यहाँ रहने का मुझे मौका ही मिल गया। लेकिन कबाब में हड्डी बनने के लिए शेफ फ्राई की एंट्री हो चुकी थी। वो जैसे ही अब जिया के क्लोज आने की कोशिश करता है, हमारे हीरो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद ही तीनों खाना खाने के लिए निकल पड़े थे। ये तो गाड़ी का डोर खुद ही ओपन कर देता है कि जिया अब फ्रंट सीट पे मेरे साथ ही बैठेगी। मजबूरी में उसे बैठना ही पड़ गया था, लेकिन मन में सोच रही होती है कि आखिर को मार्शियस मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। हॉस्पिटल में आके जैन को सारी बात का बता देती है और ये भी कि वो अब मुझसे अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। मैं क्या मानूँ इस बात का। खैर यहाँ पे इसका भाई बहुत ही परेशान था और जिया से कह देता है कि मुझे मालूम हुआ है कि जो तुम्हारा एक्स बॉस है, मतलब कि अब जो मार्शियस है, उसके पास बहुत ही VIP एक स्पाई है। क्या तुम उसे कहोगी कि वो मेरी हेल्प कर दे बेले को ढूंढने में? प्लीज़ मेरी बहन हो ना, एक दफ़ा मेरा कहा मान लो। वो भी सोच में पड़ जाती है कि ठीक है, मैं कह दूंगी उससे। रात को फेक आईडी से फिर से मार्शियस जिया से बात करने में बिजी और यहाँ पे ये भी पूछ रहा होता है कि तुमने बताया था कि तुमने क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं, तो कैसे गुजर रही हैं? वो कह देती है कि कुछ खास नहीं है, मेरा एक्स बॉस वहाँ पे आ चुका है। वो तो बिल्कुल काला बादल है, जहाँ कहीं भी मेरे साथ होता है हमेशा कुछ ना कुछ तो बुरा हो ही जाता है। वो कह देता है कि वो तुम्हारा काला बादल नहीं है, अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो अच्छा भी होता है। जैसे कि तुम्हें लाइव स्ट्रीमिंग करने का मौका मिला, उसके बाद तुम्हें कितने सारे पैसे मिल गए, जिसकी वजह से कि तुम क्लासेस को ज्वाइन कर पाई हो। ये तो अब सोच में पड़ जाती है कि हाँ वाकई में ऐसी बात तो है ही सही। अब इसने सोच लिया था कि आइंदा के बाद मैं मार्शियस के साथ ऐसे बिहेव नहीं करूँगी, उससे नहीं डरूँगी। पहले अगले दिन जैसे ही अब रेस्टोरेंट पहुँच दिया तो सामने से वो इसके आने का ही वेट कर रहा था। ये उससे फाइनली बात कर लेती है कि मेरे भाई को बेला को ढूंढना है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है ना, तो क्या इस काम में तुम मेरी हेल्प कर दोगे? तो मार्शियस कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी एक ये कंडीशन है कि जो खाना मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ वो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। अब मार्शियस तो हर काम में जिया की हेल्प करने का सोचता है। वो कहती है कि जाओ रेड चिलीज लेके आओ, लेकिन अब रेड कलर तो वो देख नहीं सकता है, इसलिए फ़ौरन से आगे से मना कर देता है कि अपना काम खुद कर लो। और फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही टोमेटो सॉस को देखता है तो वो भी रेड था, इसकी कंडीशन ख़राब। ऐसे जैसे ही पीछे मुड़ता है तो एक लड़के से टकराने की वजह से उसके हाथ में जो भी रेड कलर का कोई खाना था वो नीचे गिर जाता है और उसे देखते ही हमारा हीरो बेहोश। अब उस रेड कलर को लेके इससे बहुत ही बुरी सी कोई याद जुड़ी थी, वो क्या है हमें थोड़ी देर में ही मालूम हो जाएगा। इसको बेहोश होते हुए देख के जिया तो एकदम परेशान हो जाती है कि मार्शियस तुम्हें क्या हो गया। अब इसे घर लेके आ चुके थे और यहाँ पे अंकल उसे बताने लगते हैं कि किसी की भी लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। अब उस इंसिडेंट के पीछे जो भी रीज़न था वो सबका सब इसे बताने लग जाता है कि एक्चुअली में एक दफ़ा मार्शियस की मॉम ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। उन्हें अपने हस्बैंड का प्यार जो नहीं मिल रहा था और उसके बाद से ही अब फिर मार्शियस को अब जो भी रेड कलर देखता है उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। मैंने इतनी बार कहा है कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, लेकिन नहीं, वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ यही नहीं है, वो ऊपर से ही बस बहुत ज़्यादा खड़ूस और नखरीला बनने की कोशिश करता है, लेकिन मन का बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। उसे भी प्यार पे अभी भी विश्वास नहीं है, क्योंकि उसके डैड ने आखिर को उसकी मॉम को चीट जो किया था उसके सर पे उसकी स्टेप मॉम को और उसके स्टेप ब्रदर को ही लेके आ गई थी।
इसी के साथ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे डैड उसे समझा रहे होते हैं कि हम एक फैमिली बन के रह सकते हैं। इवन कि इसका फेवरेट फूड भी लेके आए थे। आज ये सारा कुछ खड़ा गॉर्डन देख रहा होता और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जेलिसी होती है कि आखिर को डैड मुझसे ज़्यादा लव इसे कैसे दे सकते हैं। वेल कुछ लड़कों को मिला के तब उसने मार्शियस को बहुत ज़्यादा ही बुली किया था। मारपीट करने के बाद वहाँ से चले गए थे। तभी अंकल रिचर्ड अपने भांजे के बुलाने पे फ़ौरन से आ गए थे और इसके डैड को खूब सारा डांट भी दिया था कि क्या आप अपने बेटे का ज़्यादा ख्याल नहीं रख सकते हैं, आखिर को खुद को समझते हैं क्या। ठीक है, अगर आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं लेना चाहते हैं तो मैं ही इसे अपने साथ लेके चला जाता हूँ। ये सुनते ही डैड मना करने लगे थे कि मेरा बेटा तो मुझे छोड़ के कभी जाएगा ही नहीं, लेकिन उसने अंकल रिचर्ड के साथ ही जाने का फैसला कर लिया था। ये सारी बातें बताते बताते अब ना सिर्फ वो बल्कि यहाँ पे चिया भी इमोशनल हो जाती है। उसे नहीं मालूम था कि अपने बचपन में मार्शियस ने इतना टफ टाइम गुजारा है। वो अब उसके लिए बहुत ही बुरा महसूस कर रही होती है कि मुझे शुरू दिन से इसे डरना ही नहीं चाहिए था। वाकई में ये जितना ऊपर से इतना ज़्यादा टफ नज़र आता है इतना है नहीं है। वेल यहाँ पे अंकल कह देते हैं कि देखो अब से मुझे उम्मीद है कि चिया तुमसे अच्छा बर्ताव करेगी। ये कहता है कि ऐसा क्या हो गया। अब ये चिया को भी सारी बात का बताने लगा था कि मुझे रेड कलर से डर लगता है और उस दिन भी तुमने रेड रिबन बांधा हुआ था, इस वजह से तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया था। वो कह देती है कि कोई बात नहीं है, अब तो इससे बहुत अच्छे से बात करने लगी थी। नेक्स्ट डे रेड रिबन बांध के आ भी जाती है कि एक दफ़ा इसकी तरफ देखने की कोशिश तो करो, लेकिन स्टिल वो ऐसा नहीं कर पाता। इसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही प्यार से इसे देख रहा था ये वाला सीन तो शेफ फ्राई देख लेते हैं। अब उन्हें मालूम हो चुका था कि हो रहा हो मार्शियस चिया को पसंद करता है। वेल अब ये उसे कह रही होती है कि देखो एक दफ़ा तो डॉक्टर के पास जाके तुम्हें दिखाना चाहिए। बचपन में मैं भी डॉक्टर के पास नहीं जाया करती थी। मेरे भाई ने फिर मुझे कहा था कि अगर तुम ऐसे नहीं करोगी तो फिर अब मैं किसको हमेशा हमेशा के लिए इतना प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। उसके लिए तो तुम्हें बिल्कुल ठीक होना पड़ेगा। और वैसे भी उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि एक दफ़ा जब मैं गिर गई थी मेरे पाँव की हड्डी टूटने से बची थी, तब उन्होंने मुझे ना सिर्फ एक स्टोरी सुनाई थी बल्कि मुझे उठा के भी वहाँ से लेके गए थे। तभी मैंने उनका कहा मान लिया था और वो मेडिसिन ले ली थी। ये सुनते ही अब मार्शियस एकदम सरप्राइज रह जाता है कि तब तो वो वाली स्टोरी जिया को मैंने ही सुनाई थी, इवन के तब इसको प्रोटेक्ट करने वाला मैं ही था। तो इसके भाई ने ये क्यों झूठ बोला कि उस वक्त वो इसके सामने मौजूद था। खैर इस वक्त ही इसे हॉस्पिटल जाना था तो वो इसे लेती हुई वहाँ से चली जाती है और शेफ फ्राई तो बस पीछे से बुरा सा फेस बना के इन्हें देखने लगता है। नेक्स्ट ही वो अब शेनजुन से पूछने लगा था कि क्या तुम मुझे अब सच बताओगे कि आखिर को अपनी बहन को सच क्यों नहीं कहा था कि तब तुमने नहीं बल्कि मैंने ही उसकी जान बचाई थी। ये सुनते ही वो एकदम शॉक कि क्या बचपन में चिया का जो फ्रेंड हुआ करता था वो आप हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था। खैर उस वक्त ये उसे मेडिसिन देना ज़रूरी था तो इसलिए मैंने उसे झूठ बोल दिया कि मैंने तब भी तुम्हारी जान बचाई थी और अब भी अगर ऐसा नहीं करोगी तो फ्यूचर में मैं किसकी रक्षा कर पाऊँगा। खैर यहाँ पे जैसे उसे जीजा बुलाता है तो ये सुनते हुए हमारे हीरो को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। शेफ फ्राई ने आज ये चिया को खुद से मिलने के लिए बुलाया था कि हम एक जगह पे घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन ये फ़ौरन से उसके पास आ जाता है कि मुझे बैले का पता चल गया, चलो हम दोनों ही मिलकर उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। इन दोनों को देख के वो भागने ही लगती है और उसे पकड़ने के चक्कर में बेचारी चिया को गिरने की वजह से काफ़ी बुरी तरह से चोट लग गई थी। खून को देख के मार्शियस को बहुत ज़्यादा डर तो लगने लगा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है। अब उसको डरते हुए चिया भी देख लेती है, लेकिन वो उसकी यहाँ पे केयर कर रहा था। तभी ये बात चिया को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इधर शेफ फ्राई उसके आने का वेट करते रह जाते हैं। जब वो नहीं आती है तो बस दुखी सा हो के फिर वहाँ से चला ही जाता है। घर पे अपने ज़ख्म को देख के मुस्कुरा ही रही थी कि कैसे तब मार्शियस ने मेरी हेल्प की थी। खैर अब इस बात से तो अंदाज़ा जैन को लग गया था कि हो ना हो तो मैं मार्शियस से लव हो ही चुका है। खैर यहाँ पे जैसे ही इसके भाई को पता चला था कि इस वक्त बैले कहाँ पे है, वो फ़ौरन से उससे मिलने के लिए आ जाता है। वो तो यहाँ पे इमोशनल होने का नाटक करने लगी थी कि बचपन में मैंने बहुत ही बुरा वक्त देखा है, इवन कि हमें खाना भी खाने का मौका मिलता ही नहीं था, दिन में बस एक टाइम। मैं अब मज़ीद इस भूख की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती हूँ, मुझे महंगे महंगे बैग्स चाहिए, इवन के फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाने का मौका भी, और जो कि तुम वो मुझे नहीं दे सकते हो। इसलिए ही मैंने अपना एक न्यू बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया, लेकिन अभी भी मेरे दिल में तुम्हारी भी जगह है। खैर क्या तुम मेरे पीछे मेरी बेटी का ख्याल रख सकते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा न्यू बॉयफ्रेंड तो उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये भी फिर उसे ओके कहता हुआ चला जाता है, क्योंकि आखिर को लैला से वो बहुत ज़्यादा लव जो करता था, उसे अपनी बेटी ही मान चुका था। रात को इसे रोते हुए देख के जैसे ही अब ऊपर से जैन आती है तो उसे काफ़ी बुरा फील होता है।
ये बेचारा बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे दुखी हो जाता है कि आखिर को बेले मुझे छोड़ के किसी और के पास कैसे जाने का सोच सकती है, मैं तो इसे इतना ज़्यादा लव करता था ना। ऐसे बेले की केयर ना सिर्फ ये बल्कि जैन से भी करने को कहता है। वो कह देती है कि क्यों ना हम इसे इसके पुराने डैड के पास लेके जाएं। खैर उसके पास लेके आते भी हैं एड्रेस का पता करवा के, लेकिन वो तो अपनी ही बेटी को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होता है। खैर फाइनली शनजुन ने अपने दिल पे पत्थर रख के लैला को एक्सेप्ट करने का डिसाइड कर ही लिया था और उसके इस डिसीजन से जैन भी खुश होती है कि चलो अच्छी बात है, वैसे भी वो एक बच्ची है, उसकी माँ को उसकी केयर नहीं है तो हमें ही करनी है ना। अब फाइनली शनजुन को एक बहुत ही अच्छी सी जॉब मिल चुकी थी। रात को खाना खाने का डिसाइड करते हैं और ये तो अपने घर पे शेफ़ रे को भी इन्वाइट कर लेती है। इधर ही जैसे ही अब मार्शियस को पता चला था कि डिनर पार्टी करने का शनजुन सोच रहा है तो इसे भी इनवाइट कर लेते हैं कि बॉस अगर आप चाहते हैं मेरे घर में आना तो आ सकते हैं, और वैसे भी गिफ्ट वगैरह लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ग्रैंड माँ से ये कह के लैला को अपने घर में ये ठहराने में कामयाब हो गया था कि लैला मेरा लकी चार्म है, अगर ये यहाँ से चली गई तो फिर मेरा क्या बनेगा। और वैसे भी देखिए मुझे इतनी अच्छी जॉब भी मिल चुकी है, वो भी मान जाती हैं कि ठीक है। अब जैसे ही मार्शियस बहुत सारे गिफ्ट्स लेके घर पे आता है तो सामने से शेफ़ राय को देख के हैरान। ग्रैंडमा को तो अब मार्शियस का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो तो जानती थी ना कि ये मेरी पोती का एक्स बॉस है और वो हमेशा उसके लिए बैड लक की लेके आता था। लेकिन हाँ शेफ़ राय से मिलकर वो काफ़ी हैप्पी लग रही होती हैं कि मेरी पोती के लिए बिल्कुल यही सूटेबल है। और यहाँ पे डैड तो अब मार्शियस की तारीफ़ें किए जा रहे होते हैं। अब इन दोनों का तो इधर टक्कर का मुकाबला ही होने वाला होता है। दोनों ही अब जिया बेचारी की प्लेट में खाना डाल देते हैं कि ये हमारे वाला खाएगी, तभी इस वक्त जैन उसकी हेल्प कर देती है। यहाँ पे लैला इसे जिया के रूम में लेके आ जाती है कि आप वही खड़ूस बॉस है ना जिसका के आंटी जिया जिक्र करती रहती हैं। अचानक इसकी नज़र उस स्टोरी बुक पे भी पड़ गई थी जो कि बचपन में इसने उसे सुनाई थी, और ये काफ़ी खुश लग रहा होता है कि इसका मतलब है कि उसने स्टोरी संभाल के रखी हुई है। मीन के ज़रूर उसके दिल में कहीं ना कहीं मैं याद तो हूँगा। अब जैसे ही खाना खाने के बाद ये वापस आता है तो अंकल पूछने लगे थे कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। ये तो फिर बिना कोई जवाब दिए हुए वहाँ से चला ही जाता है। अब इसका कोई काम नहीं बनने वाला था। सो नेक्स्ट रिचल ने जिया को मिलने के लिए बुलाया था और तभी ऊपर से इसने मार्शियस को भी बुला लिया होता है कि ये मॉडल है और तुमने बिल्कुल इसी का ही ड्रेस तैयार करना है अब मेरे फैशन शो के लिए। वो जैसे इसका माप लेने की कोशिश करती है तो इसी दौरान ही दोनों काफ़ी क्लोज भी आ गए थे। इनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और अचानक ही रिचल ने दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक करके अपने ही किसी ग्रुप में सेंड कर दी थी। और अगले दिन ये सब कुछ देखते हुए सबको लग रहा होता है कि जैसे कि मार्शियस और जिया के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और यहाँ पे इसी बात को लेकर शेफ़ राय भी बहुत ही अपसेट दिख रहे होते हैं। इधर दिन ब दिन इसके दिल में जैन को लेके फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी और दोनों काफ़ी क्लोज भी आते ही जा रहे होते हैं। इस बात का अंदाज़ा तो जैन ने भी लगा ही लिया था। अब नेक्स्ट इसने एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट जिया को देने का सोच लिया था। इधर शेफ़ फ्राई जो कि उसका फेवरेट फूड होता है वो भी बना देता है। अब जैसे ये उसे गिफ्ट देने के लिए आ जाता है तभी ऊपर से शेफ़ फ्राई की भी एंट्री हो जाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम अकेले में ही खाओगी। लेकिन यहाँ पे ये मजबूरी हो जाती है कि मार्शियस कहता है कि क्या मैं ये टेस्ट कर सकता हूँ। वो तो फंस के ही रह गई थी कि अब मैं क्या करूँ। उसे कुछ नहीं सोचता है तो फ़ौरन से ही एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से भाग जाती है। रात को जिया के भाई ने उसे बता दिया था कि बचपन में मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की थी बल्कि वो कोई और लड़का था जिसने कि तुम्हें बचाया था। फिर यहाँ पे ये भी कह रहा होता है कि अगर तुम दो आदमियों के बीच में फंस गई हो तो बस उसे ही चूज़ करना जिसके साथ रहते हुए तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इस तरह से इसने जिया का काम तो आसान ही कर दिया था। ग्रैंडमा ने शेफ़ फ्राई को बुलाया था अपने साथ शॉपिंग करने के लिए। एक आदमी ने उसके ऊपर छींक कर दी थी और बस उसी वजह से इसे बहुत ज़्यादा फ्लू हो जाता है और इवन के इसका टेस्ट तो ख़राब ही होकर रह गया था। इस बात का इसे अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे उसने मार्शियस को पनिशमेंट दे दी थी कि तुमने अपना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया। मार्शियस अब रेस्टोरेंट पे सफाइयाँ वगैरह ही करते रह गया था और ये लोग जैसे इधर खाना खाने के लिए आते हैं तो यहाँ पे इसे अब मालूम हो ही जाता है कि एक्चुअली में मैं अपना टेस्ट खो चुका हूँ। कंपनी में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो चुकी थी। एक लड़के ने आके वावेला मचा दिया होता है कि यहाँ के प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इनका इस्तेमाल हम करते रहे हैं जिसकी वजह से कि मेरी मॉम को कैंसर हो गया। अब जैसे ही हमारा हीरो यहाँ पे ये तमाशा खड़ा करने से रोकने के लिए आता है तो ये उसी पे ही अटैक कर देते हैं। फिर से रेड कलर को देख के इसकी हालत ख़राब।
इधर ही शेफ़ मास्टर ने सबको कह दिया था कि मैं कुछ दिनों के लिए ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, तो इसलिए आज से क्लासेस बंद हैं। और शेफ़ रे की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो अपने वैसे भी किसी काम में मसरूफ़ हैं, तो इसलिए आप लोगों को अब से छुट्टियाँ ही हैं। अब रात को मास्टर शेफ़ ने आके फिर जिया को सारी बात का बता दिया था। और यहाँ पे शेफ़ रे की कंडीशन को देखते हुए इसे बहुत बुरा फील होता है कि कैसे अब इनका टेस्ट चला गया। एक शेफ़ के लिए तो टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, तो उन पे दिल पे क्या बीत रही होगी। खैर अब ये समझ रही थी कि शायद मेरी वजह से इनकी ये हालत हुई है, क्योंकि उस आदमी ने इसके ऊपर छींक जो दिया था और वो हमारे साथ ही शॉपिंग करने के लिए आए थे, सो इसने उसके साथ ही वक्त बिताने का डिसाइड कर लिया था। बाकी अब मार्शियस की कंपनी में क्या हाल गुजर रहे थे इसके बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं होता है। इधर ही अब जैन का तो शेंजू ने बहुत अच्छे से ख्याल रखना स्टार्ट कर दिया था और चोरी चोरी उसे देखता भी रहता है, मीन के वो उसे पसंद करने लगा है। रात को अब मार्शियस ने इसे जो भी टॉयज़ दिए थे ये उनसे ही बात करके अपने दिल का बोझ हल्का किया करती है। घर पे अंकल की हालत ख़राब कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी कंपनी अब इतनी बुरी कंडीशन से गुजर रही है। मार्शियस कहते हैं कि कोई बात नहीं है अंकल, हम मिलके ही इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो ढूंढेंगे ही सही। उस खड़ूस लड़के ने तो अब इंटरनेट पे वीडियो डाल दी थी कि इनकी कंपनी कैसी है वगैरह वगैरह, और इवन के काफ़ी बुरा भला भी कहते हैं। बस इसी वजह से ही इनके जो सारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो आ जाते हैं कि हमें तो आप लोगों के साथ काम करना ही नहीं है। जो कि फ़ंड्स वगैरह दिए फिर रहे थे वो भी लेने के लिए आ जाते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम इस मसले का कैसे सोल्यूशन निकालें। इधर चिया को लेके अब शेफ़ फ्राई अपनी फेवरेट प्लेस पे लेके आ गया था। यहाँ पे चिया मुसलसल मार्शियस के बारे में ही सोची जा रही होती है, मीन के अब उसके दिल में उसे लेके फीलिंग्स डेवलप हो चुकी थी। इधर अब देखते हैं कि उसकी बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई हैं, इवन के वो तो शेफ़ रे के साथ ही टाइम बिताने के लिए जा चुकी है, तो इसे काफ़ी बुरा लगता है कि इसका मतलब है कि उसके दिल में मेरी अब कोई जगह नहीं रही है, वो सिर्फ और सिर्फ शेफ़ फ्राई को ही पसंद करती है। अब अंकल जैसे ही देखते हैं कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसे पैसे दे देते हैं कि तुम इसका ट्रीटमेंट करवा लेना। हालांकि वो उनका दुश्मन था, फिर भी इन्होंने उसकी हेल्प की। जैसे ही घर पे आके इस बारे में मार्शियस को बताते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अंकल आपने बहुत ही अच्छा काम किया। वैसे भी क्या जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं हमें भी उसके साथ बुरा करना चाहिए, नहीं हम तो फिर बिल्कुल उनकी तरह ही बन जाएंगे ना। इधर चिया ने फ़ोन यूज़ करने से मना कर दिया था, वैसे भी उसके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई होती है कि मैं अब कुछ अरसा मोबाइल के बगैर ही यहाँ पे इस इन्वायरमेंट को एंजॉय करना चाहती हूँ। आज की रात ही उसने ख्वाब में मार्शियस को फाइनली देख लिया था। अब उसे पता चलता है कि उसका नाम किसी और ने नहीं बल्कि बचपन में चिया ने ही रखा था। उसे रिमेंबर करके ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होती है। अब जैसे ही कोई लड़का जैन के क्लोज आता है तो तब तो शेंडन को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, वो उसे उससे दूर कर देता है और ये बात तो जैन ने भी नोट कर ही ली थी। इधर ये उसे अपना फ़ोन दे के कहीं जाने लगा था कि अगर तुम इसका यूज़ करना चाहती हो तो कर सकती हो। और तभी इसे पता चलता है कि कैसे आजकल मार्शियस की कंपनी बुरे हालात से गुजर रही है। वो अब शेफ़ रे के लिए एक लेटर छोड़ के वहाँ से भागी गई थी। उसने बता दिया था कि सॉरी मैं अब शायद आपके साथ अगला टाइम नहीं बिता सकूंगी। खैर बाद में वो एक और पेज भी पढ़ता है जिसपे कि उसने अपने लव की कन्फेशन मार्शियस के लिए लिखी हुई थी। इसका मतलब है कि वो वाकई में उससे लव करने लगी है। इस बात का अंदाज़ा तो शेफ़ रे को भी हो चुका था। कंपनी पहुंचते ही सीधा मार्शियस को कॉल करती है कि मैं आपके आने का वेट कर रही हूँ, लेकिन वो अब वहाँ पे नहीं जाने वाला था, इसलिए उसे साफ मना कर देता और एक्सक्यूज़ भी बना लेता है। ये भी कहाँ हार मानने वाली होती है। उसे देखने के लिए जैसे उसके घर पर आती है तो सामने से रिचल इसे बता देती है कि आखिर कब तक तुम ऐसी एहसान फरामोश बनती रहोगी। तुम्हें पता है ना कि मेरे कज़न भाई ने तुम्हारी कितनी ज़्यादा हेल्प की है और तुम्हें तो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उसे सारी बात का बता देती है कि कैसे वो फेक आईडी बना के उसे नहीं तुम्हारे इतने सारे पॉट्स खरीदे थे ताकि तुम जाके एडमिशन ले सको और अपने ही मास्टर शेफ़ के यहाँ जो भी काम सीखना है वो भी कर सको। लाइव स्ट्रीमिंग करने का तुम्हें मौका दिया, इवन के बचपन में तुम्हारा फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि मार्शियस हुआ करता था। ये सब कुछ सुनते हुए से अब बहुत ही बुरा लगता है कि मैं ऐसे ही खामखा में मार्शियस से डरती रही, लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इधर ये उसे कुछ कंपनी में खिलाना चाहता था लेकिन वो थोड़े से नखरे दिखा रही होती है तो सारे एम्प्लॉयज़ उन्हें धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से कि जैन और शेंजुन बहुत क्लोज आ गए थे। ये तो अब मार्शियस को बहुत मिस करती है। खैर हार नहीं मानने वाली थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे जब वो मार्शियस से मिलने के लिए आती है तो वो कह देता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा एक काम करना कि मुझे एक फ़ेवर देनी है, जो भी मैं तुमसे मांगूंगा
और वो ये है कि आइंदा के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये तो एक भयानक सपना ही था इसका। ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। खैर फाइनली अपने स्कूल वाली प्लेस पे मार्शियस ने इसे मिलने के लिए बुलाया था। ये अब उसे बता देती है कि मुझे अब याद आ गया है कि बचपन में जो मेरा फ्रेंड हुआ करता था वो कोई और नहीं बल्कि आप ही थे। खैर मैं तो भूल गई थी क्योंकि बचपन की यादें थी, और ये भी तब मुझे भाई ने कहा था कि मैंने ही तुम्हारी मदद की थी, तो इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहा था। वो तो इसके साथ बहुत ही हैप्पी लग रहा होता है। दोनों यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाने के लिए भी जाते हैं। इसके फेस पे लगी आइसक्रीम को पहले तो वो साफ़ करने की कोशिश करता है, लेकिन साथ में टिश्यू भी दे देता है। अभी भी जो गिफ्ट उसके लिए उसने ख़रीद के रखा था उसे नहीं देता है। जिया तो घर पे आके बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी कि मैंने तब मार्शियस के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था। डेटिंग के हवाले से जैन जो से टिप्स दे रही होती है, शनजुन ने भी वही सुननी थी। वो इसके साथ वही तरीका अपनाने की कोशिश करता है। दोनों काफ़ी क्लोज आ तो चुके थे, लेकिन अचानक से बेले की कॉल आ जाती है। वो तो खुद इससे मिलने के लिए भी आ गई थी कि मैं माफ़ी मांगती हूँ। असल में यहाँ पर इनसे झूठ बोलती है कि मेरे जो हस्बैंड थे ना, मतलब जो मेरा बॉयफ्रेंड बन चुका था, उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। प्लीज़ मुझे ये भी एहसास हो गया कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, क्या मैं दोबारा से तुम्हारे साथ रहने के लिए आ सकती हूँ। ये सब कुछ देखते हुए जैन को अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से चली ही गई थी। ग्रैंड माँ घर में बेल को देख के बहुत ज़्यादा ही भड़क जाती हैं कि तुम अब मुँह काला करवा के आ गई हो, अपनी बेटी का तो तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं है। खैर जैसे तैसे करके शनजुन उन्हें काम डाउन करने की कोशिश करने लगा था। इवन कि वो तो इसे हमदर्दी के लिए लेके आया होता है कि जब इसकी ये चोटें वगैरह ठीक हो जाएंगी फिर ये यहाँ से चली जाएगी। खैर अब वो उसे रो धो के दिखाने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसकी ये बातों का इस पर अब कोई असर नहीं होने वाला था। जिया भी अब इसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। शनजुन बाद में इसे बता रहा होता है कि अब मेरे दिल में बेले को लेके कोई फीलिंग्स नहीं रही हैं, अब मैं सिर्फ और सिर्फ किसी और लड़की को ही पसंद करता हूँ। ये सब कुछ तो बेले भी चुपके चुपके से सुन रही होती है। जिया ने मार्शियस की कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। इवन कि वो तो ये भी कहती है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हमारी कंपनी की जो भी रेपुटेशन ख़राब हुई है, मुझे उम्मीद है कि वो सब ठीक हो जाएगी। एक लेडी आके अब जिया से बदतमीज़ी करने लग जाती है। वो समझ रही थी कि यहाँ की बॉस लेडी है, लेकिन तभी मार्शियस आके उसे इनके हाथों से बचाता है। इधर तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो गया था। इसी बीच ही जिया को फिर से चोट लग जाती है। वो एक बैंडेज लगाने के साथ साथ इसे कहने लगा था कि आइंदा के बाद तुम्हें वाकई में कंपनी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हें पता है ना कि क्या बुरा हाल हो सकता है। यहाँ पे अब मामलात पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। क्या ये नेक्स्ट शेफ फ्राई से मिलने के लिए आ गई थी। वो इसका वहाँ पे छोड़ा हुआ लेटर ही दे रहा था। अब उससे माफ़ी भी मांगती है कि मेरे दिल में आपको लेके फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ मार्शियस को ही पसंद करती हूँ। वो कह देते हैं कि कोई बात नहीं, हम दोनों फ्रेंड्स तो हैं ही सही। शनजुन जैन के लिए खाना लेके आया था, लेकिन इससे पहले के दोनों काफ़ी क्लोज आते इन्हें पता चलता है कि बेले तो सारे स्टाफ को ट्रीट देने में बिजी होती है कि आप लोगों ने मेरे हस्बैंड का बहुत ही पीछे से अच्छा सा ख्याल रखा है। ये सब कुछ देखते हुए जैन चली जाती है कि इसका मतलब है कि अभी तक इसने इस लड़की को अपने घर से बाहर निकाला ही नहीं है। जिया ने फिर से इसे मैसेज करके अपने घर पे आने के लिए कहा था कि डैड तुम्हारे साथ चेस खेलना चाहते हैं। सो नेक्स्ट ये वहाँ पे आ भी जाता है। ग्रैंड माँ का सलूक तो अभी भी इससे वैसा का वैसा ही होता है। इवन कि वो उन्हें बातें करते हुए भी सुन ही लेता है कि एक्चुअली में ग्रैंड माँ को लग रहा था कि बस ये तो हमारी पोती के लिए बिल्कुल भी सूटेबल लड़का है ही नहीं। इवन के दोनों के माँ के साथ बहुत ही बुरा हुआ था, कहीं फ्यूचर में इनके बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा ना हो। और वैसे भी हमेशा ही इसकी वजह से ही हमारी पोती को काफ़ी चोटें लगती रहती है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये दोनों कभी भी एक हो। इनकी कंपनी पे फिर से कुछ लोगों ने धावा बोल दिया था। बेचारी जिया ज़ख्मी हो जाती है। रात को अब इसने फाइनली अब पक्का फ़ैसला कर लिया था कि मुझे हर हाल में जिया से दूर ही रहना है। सो उससे मिलने के लिए बुलाता है। बस जिस बात का डर था वही होता है। उसे कहने लगा था कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब मुझे कभी तुम्हारी एक फेवर चाहिए तो कर दोगी। वो यही है कि आइंदा के बाद मुझसे दूर ही रहना, मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये कह के रोता हुआ वहाँ से जाने ही लगा था। वो उसे रोकने की कोशिश करती है। वो तो इसकी बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होती है कि मैं बच्ची नहीं रही हूँ, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर सकती हूँ। मुझे ये नहीं लगता है कि अगर आपकी कंपनी पे बुरे हालात चल रहे हैं तो आपका साथ छोड़ कर चली जाऊँगी। लेकिन ये फिर भी उसे रोकने के
बावजूद भी नहीं रुकता है और वहाँ से चला जाता है। ये भी हार नहीं मानने वाली थी कि मैं चलो ठीक है, उसने मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की हैं तो मैं खुद ही करके रह जाऊँगी। अब चोरी चोरी रिचल के हाथों घर पे खाना भी भिजवाया करती है और आज तो इनकी ये वाली चोरी मार्शियस ने पकड़ ली थी। वो फिर से कह रहा होता है कि मेरी ज़िंदगी से चली जाओ, लेकिन ये कहती है कि नहीं जाऊँगी और इसे अपना वही फेवरेट टॉय भी देने लगती है जो कि इसने दिया था, लेकिन मार्शियस ने तो वो नीचे ही फेंक दिया था। खैर बाद में ही शैनजुन से बात करने के लिए आता है कि तुमने आखिर मेरी बहन को हर्ट क्यों किया, पता है ना कि वो सारी रात रोती रही है। कितनी लकी हो ना तुम कि तुम्हें चिया जैसी इतनी अच्छी सी लड़की मिली थी कि वो हर हाल में तुम्हें सपोर्ट करने को तैयार थी, बट ना तुम्हारे दिल में तो उसे लेकर लगता है कि कोई फीलिंग्स ही नहीं है। अब जो वाला टॉय इसने फेंका था वही फाइनली बहुत तलाश करने के बाद इसे मिल चुका होता है। इधर अंकल इसे गुड न्यूज़ दे रहे होते हैं कि एक आदमी ने हमारे साथ कोऑपरेशन करने का सोचा है, वो हमारे से हमारे प्रोडक्ट्स ले लेंगे और इस तरह से हमारी कंपनी को भी अच्छा सा फिर फ़ायदा मिल जाएगा। और तुम भी अब चिया को मज़ीद मत सताओ, उसे जाके वापस लेके आओ। मैं चाहता हूँ कि वो अब हमारी घर की बहू बन ही जाए। इधर शेफ फ्राई इससे मिलने के लिए आए थे और इन दोनों को देख के यहाँ पे अब मार्शियस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो वापस ही चला गया था। शैनजुन घर पे आके बेले से कह देता है कि आइंदा के बाद तुम्हें अब यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। एक माँ होना तो अपनी माँ होने का फ़र्ज़ निभाओ। मैं अब मज़ीद आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ। वो बहुत कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, लेकिन ये अब उसकी नहीं सुनने वाला था। इसके बाद ही सीधा जैन को मनाने के लिए आ जाता है। फाइनली इन दोनों का भी पैचअप हो ही चुका था। इधर इसे मालूम हो गया था कि उनकी कंपनी के साथ जिसने भी वो पैसे वगैरह इन्वेस्ट किए थे वो कोई और नहीं बल्कि इसके डैडी थे। वो चाहते थे कि अब मेरा बेटा वापस आ जाए, कंपनी संभाल ले, लेकिन वो मना कर देता है कि ना, आपने मेरी बचपन में मेरा ख्याल रखा था और मैं जानता हूँ कि मॉम की भी ज़रा बेइज्जत नहीं करते थे, इसलिए अब मुझे आपके पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी है मैं खुद ही कर लूँगा। शेफ़ फ्राई ने इसे बुलाया था कि मुझे पार्टी में जाना है, क्या मैं साथ दोगी? तो चिया भी जाने के लिए मान जाती है। गॉर्डन की नज़र जैसे इस पे पड़ती है तो बस फिर क्या था, इसे बातें सुनाना स्टार्ट कर देता है कि मेरे भाई का बिजनेस क्या ठप हुआ, तुमने तो अपने लिए न्यू गाहक ही बना लिया। खैर थोड़ी देर के बाद ही मार्शियस चिया को कॉल करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आ जाओगी ना? वो भी फिर मान ही गई थी। अब शेफ रे को भी अंदाज़ा हो गया था कि उसका टेस्ट अब फाइनली वापस आ ही चुका है। खैर जैसे ही उसकी बताई प्लेस पे उससे मिलने के लिए आती है तो यहीं पे उसकी नज़र गॉर्डन पे पड़ती है। अब यहाँ पे हमें मालूम हो जाता है कि एक्चुअली में मार्शियस की कंपनी को बदनाम किसी और ने नहीं, गॉर्डन ने ही किया था। उस लड़के को इवन के पैसे नहीं दिए थे, बस यही कहा था कि तुम बस उसकी कंपनी को जो भी हो सकता है डिस्ट्रक्ट करके रख दो। दी उनकी वीडियोज़ बना लेती है और तभी गॉर्डन की नज़र इस पर पड़ गई थी। ये उससे बच के भाग निकलती है और फ़ौरन से मार्शियस को कॉल करती है कि जो भी पार्किंग एरिया है वहाँ पे आ जाओ। लेकिन यहाँ पे इससे लड़ाई झगड़ा करते हुए बेचारी सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। मार्शियस इसे ढूंढता हुआ आ जाता है। अब खून को देख के उसे डर तो लगता है, लेकिन स्टिल वो इसे उठा के फिर वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है कि हर हाल में चिया ठीक होनी चाहिए। अब मुझे परवाह नहीं है कि खून को देख के मेरी क्या हालत होती है। हॉस्पिटल में उसे लाने के बाद ही वो तो इसे लेके इतनी ज़्यादा टेंशन में लग रहा था। यही कहता है कि बस अब जल्द अज जल्द तुम ठीक हो जाओ, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ। उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेता है। अब जैसे ही चिया को होश आता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, इवन कि उसे हक भी कर लेता है कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, सो क्या सारी ज़िंदगी के लिए मेरे साथ रहना पसंद करोगी? और फाइनली वो जो इसकी शादी का प्रपोज़ल होता है चिया एक्सेप्ट कर लेती है। इधर ही हमें शेफ़ फ्राई को दिखाया जाता है जो कि उदास सा बैठा हुआ था। आज दोपहर के वक्त ही मार्शियस इसके पास आया था, यही कि मैं खाना बनाना सीखना चाहता हूँ जो भी चिया का फेवरेट है, तो क्या मुझे सिखा दोगे? ये भी मान गया था। चलो कम से कम चिया इसकी फ्रेंड तो थी ही सही। वेल अब वही वाला खाना बना के जैसे ही चिया को देता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे तो काफ़ी पसंद आया था। अब यहाँ पे इन दोनों की किस भी हो जाती है। नेक्स्ट ही अब ये घर पे आ गया था। डैड तो इसे अपना दामाद एक्सेप्ट कर चुके थे। अपनी बातों से इसने फाइनली ग्रैंडमा का दिल भी जीत लिया था और इवन के ग्रैंडमा इसे यही बात करती हैं कि हमेशा मेरी पोती का ख्याल रखना, उसे कभी भी हर्ट करने का सोचना भी मत। ये भी उन्हें यकीन दिलाता है कि बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। अब फिर जो गिफ्ट उसके लिए लाया था फाइनली उसे दे देता है और चिया को तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इधर ही शैनजुन और जैन का भी एकदम परफेक्ट कपल बन चुका था और बस हमारे हीरो और हीरोइन के इस क्यूट से मोमेंट के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
सो गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।